ये सफलता है उन उम्मीदों की जो मेरे माता पिता ने देखी है, जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने देखी है। पर जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो पहला रिजल्ट आया 2020 का, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा रिजल्ट आया 2019 का, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 का रिजल्ट आया, उसमें पीडीएफ में नाम नहीं। एक समय ऐसा भी आया कि लग रहा था कि शायद मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। आपका सिलेक्शन इतने टाइम बाद हुआ, लगातार आपने मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कहाँ गलतियां हो रही थी? पीएससी आपको सपने दिखाती है, आपको लगता है कि पहले मैं तो आया हूँ, मैं बहुत बड़ा तीसमान खा हूँ, मैं तो अपनी जगह का टॉपर था। इस पर आपके जैसे ही हजारों लोग हैं। ज्यादातर लोग भोलाराम पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3A है। मेरी फैमिली में कोई ऑफिसर नहीं है। मैं अपने घर से क्या खानदान या अपने अगर जाति भी कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं इंदौर में खर्चे की तो देखिए ये जो रूम है वो मेरे साथ 7,500 का है। हम 2 लोग रह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम किसी प्रकार के नशे नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव जी का एक कथन भी है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको नोट्स के पीछे भागना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा कि मार्केट में भी नया नोट्स आया तो वो ले लूं। 25 तरीके के नोट्स लेकर आप नोट्स कलेक्टर बन सकते हैं। ऐसे काफी क्वेश्चन आए हैं और इनका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। इकोनॉमी में डेटा का बहुत ज्यादा यूज किया है। अच्छा, दिक्कत ये थी कि मैं लाइब्रेरी जाता था और वहां पर मैं फोन चलाता था। अच्छा, तो मेरे मन में बस ये ख्याल आता था कि अगर लाइब्रेरी में फोन चलाने ही आया हूँ मैं तो रूम पे अच्छे से कर लेता। सही है। एकदम ऐसे टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं चला, मेरा जीवन ही अस्त व्यस्त चला है। अच्छा, तो अस्त व्यस्त मतलब किस टाइप से? आप सोच रहे हैं कि आपका नाम पीडीएफ में आएगा, एक रात आती है, आप अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक, वहां पे आंसू तो बहुत छोटी चीज है, आंसू तो निकल ही जाएंगे। ये वही गलियां हैं जिनको इंदौर की स्टडी हब के रूप में माना जाता है। ये वही गलियां हैं ज्यादातर लोगों का एमबीपीएससी में सिलेक्शन होता है। ये वही गलियां हैं जिनको कोसा जाता है कि यहाँ का माहौल अच्छा भी है और बुरा भी है। ये वही माहौल है जिसको बोला जाता है कि यहाँ के चकाचुंदी में आने के बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं फिसल जाता है अपने लक्ष्य से। चलिए हम एक ऐसी संघर्ष की कहानी के लिए यहाँ पर आए हैं। आप देख सकते हैं ये हम हैं भौरकुआ पर। भौरकुआ के जो आपका एरिया है भोलाराम, जहाँ पर आप ज्यादातर लोग पढ़ाई के लिए रहते हैं, उन्हीं जगह में से हम एक गली में आए हैं। हम जानते हैं इस गली से एक ऐसे व्यक्ति को जो लगातार 2019 से संघर्ष जारी था और फाइनली डीएसपी के पद पर चयन हो गया है। चलिए हम चलते हैं। ये वही घर बोल सकते हैं जहां से लगातार 5 वर्ष तक इस रूम से उन्होंने तैयारी की है। रूम नंबर है G4 यानी कि हम जिनका इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। एक हॉस्टल है। तो इसमें हमारे साथ में है, आप देख सकते हैं, विनय भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आप अंदर में विनय भाई का रूम आपको दिखाना चाहूंगा। ये विनय भाई का रूम है जहां पर ये उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं जो उनके साथ में रहते हैं। ये विनय भाई और विकास भाई ना, विशाल भाई इनका नाम है। तो दोनों साथ में रहकर पढ़ाई करते हैं। ये वही रूम है जो कोसा जाता है कि भोलाराम की गलियों में एक चकाचौंध में आके फंस जाता है व्यक्ति जो बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन इन चारों दीवारों के बीच से ही आज विनय भाई डीएसपी बने हैं। आप देख सकते हो नॉर्मल लाइफ जो होती है यही गैस स्टैंड है जहां से सुबह शाम अपना खाना बनाया जाता है। उसके बाद अपनी पढ़ाई होती है। अभी जैसे कि हम आने वाले थे और विनय भाई और विशाल ने बताया कि वो थोड़ी देर पहले दाल रखने वाले थे उनके खाने के लिए। ये उनकी कॉपियां वगैरह देख सकते हैं, कपड़े जो जो जरूरतमंद रोज की जो चीजें रहती है वही चीज है। ये उनकी अलमारी है। ये यहाँ पे बुक्स वगैरह रखी है। ये टेबल है उनकी जहाँ पर डेली उनका पढ़ना होता है। खास बात यह है कि ये जो पढ़ना होता है इसी रूम के अंदर होता है, कोई लाइब्रेरी नहीं। सबसे अच्छी बात ये, क्योंकि आज का माहौल है कि बिना लाइब्रेरी के पढ़ाई नहीं होती है, जो कि इन्होंने उस चीज को प्रूव करके दिखा दिया है कि ये सरासर गलत है। हम रूम पे रहकर भी अच्छे से बेहतरीन तरीके से जो लाइब्रेरी में पढ़ाई नहीं होती वो रूम से जाके पढ़ सकते हैं। चलिए हम जानते हैं ये संघर्ष की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ इसका समापन इसी रूम के अंदर हो गया। क्या आप कभी थके हैं, कभी रुके हैं, कभी हारे हैं? अगर आप कभी रुके नहीं हैं तो यही पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है और देखिएगा जरूर। शुरुआत करने से पहले मैं आपको इनके बारे में छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा अपनी तरफ से। जैसा कि मुझे पता है विनय भाई के बारे में, लगातार इन्होंने 6 प्री, 6 मेंस, 4 इंटरव्यू के बाद फाइनली डीएसपी के पद पर चयन हुआ है 2022 के रिजल्ट में। बिना देरी के शुरुआत करते हम विनय भाई के परिचय से। विनय भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन भाई। आप कंफर्टेबल हैं? मतलब बिल्कुल, जैसा कि ऑफ कैमरा में हम बोलते हैं कि अब सब ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं? इट्स ऑल राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल भाई। जैसा अर्जुन भाई आपने बताया, मेरा नाम विनय डहरवाल है। मैं बालाघाट जिले का रहने वाला हूँ और एमपीपीएससी की तैयारी मैंने 2019 से स्टार्ट की थी। 2019 में ही पहला अटेम्प्ट दिया था, उसमें प्री मेंस इंटरव्यू। उसके बाद 2020, 21, 22, 23, 24 लगातार मैंने प्रीलिम्स दिए, 6 प्रीलिम्स। और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। लगातार चौथे इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था और उसके बाद ये फाइनली रिजल्ट जो है 18 जनवरी को आया है, जिसमें मुझे
बड़ी सौभाग्य से माता पिता के संघर्षों से, उनके आशीर्वाद से और ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा जो चयन है वो डीएसपी के पद पर हुआ है। उस दिन का बताइए मुझे, क्योंकि वो दिन आपकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट था। जिस दिन ये रिजल्ट आया था, जिस दिन पीडीएफ में नाम देखा आपने, उस दिन क्या कैसा क्या हो रहा था? मतलब आप क्या कर रहे थे उस टाइम? कैसे क्या पता चला आपको रिजल्ट के बारे में कि आपका सिलेक्शन हो गया है? जी बिल्कुल। मैं अपने कुछ दैनिक कार्यों में व्यस्त था। मैं उस दिन घर गया था। अगले दिन भैया की सगाई थी, तो उस टाइम पे मैं घर पे ही था। और उस समय मैं मतलब कुछ बिजी था। उस समय फिर फोन आया था मैं एक टीचर का, बोले बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। मैं कहा रिजल्ट तो बाद में आने वाला था, अचानक से कैसे आ गया। फिर जब पीडीएफ में नाम देखा तो संतुष्टि मिली, घर वालों के चेहरे पर संतोष था, एक खुशी का पूरा भाव था कि हम जो भी इतने समय से लगे हुए थे, फाइनली एक रिजल्ट आया है और सीधा काफी अच्छा रिजल्ट आया। जो मुझे तो सिर्फ पीडीएफ में नाम चाहिए था कि कहीं पर भी मिल जाए, एटीओ मिल जाए। मतलब सारी पोस्टें अच्छी हैं मेरे लिए, सारी पोस्ट अच्छी हैं, बस पीडीएफ में नाम चाहिए था। पर नाम मिला बहुत अच्छी जगह पे, तो उस हिसाब से हम सभी खुश थे, संतुष्ट थे। आपने खुद ने पहले रिजल्ट नहीं देखा, किसी और ने आपको बताया? जी बिल्कुल। किसी टीचर ने बताया आपको? जी बिल्कुल। उसके बाद घर का क्या माहौल था उस दिन? रहता है कि किसी को नींद नहीं आती है। घर पे सभी लोग जागे हुए थे। अगले दिन तैयारी चल रही थी कि भैया की सगाई है, उसकी तैयारी चल रही थी। उसी तैयारियों के बीच में जश्न भी मना। साथ में जब हम भैया की सगाई में गए, वहां पे भी सभी लोग खुश थे। सभी को जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, खुशी हुई। और उसके बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो पूरा क्षेत्र ने जश्न मनाया था। आपने शायद वो वीडियो देखा हो। बिल्कुल देखा था मैंने वीडियो। मतलब एक अलग ही वाइब थी उस वीडियो में, जैसे कि किसी आर्मी मैन का जो भव्य स्वागत होता है जब वो या तो जाता है या आता है, उसी टाइप से आपके मतलब आपकी सबसे पहले शायद गाड़ी थी, उसके पीछे कई सारी गाड़ी। सिलेक्शन के पहले की जो कहानी है वहीं से शुरुआत करिए। कब इसका प्रारंभ हुआ? कहाँ से कैसे यहाँ तक सिलेक्शन तक पहुंचे आप? जी, उससे पहले मैंने आपने जो कहा था कि वो गाड़ियां थी, लाइनें थी, तो मैं बहुत अभी भी उनका धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ, कृतज्ञता अपनी अर्पित करता हूँ कि जब भी संघर्ष के ऐसे मौके आए थे तो पिताजी जहाँ पर काम करते हैं, वो कान्हा नेशनल पार्क में काम करते हैं। अच्छा। तो वहां पे सब लोगों ने संगठित होकर अपनी अपनी जिप्सियां भेजी थी। मुझे लगा था कि बहुत ही नॉमिनल सा कुछ होने वाला है। ओके। 1:30 बजे करीब मैं पहुंच रहा था। मुझे बोला कि बस आप जैसे आएंगे तो कुछ लोग, मुझे ये फील था कि कुछ लोग होंगे। मैंने नहीं सोचा था इतने सारे लोग होंगे और इतनी सारी अच्छा। गाड़ियां आ जाएंगी। तो मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी सफलता इसे मानी है। और मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि ये सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सभी की सफलता है। ये मेरी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, ये सफलता है उन उम्मीदों की जो मेरे माता पिता ने देखी है, जो मेरे क्षेत्र के वासियों ने देखी है, जो मुझ में उन्होंने विश्वास जताया है। जी। जैसे तैयारी शुरुआत की आपने, मतलब आपका बैकग्राउंड बता दीजिए, एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह, जिसके जी। बाद ग्रेजुएशन किस में हुआ है आपका, देन एमपीपीएससी की शुरुआत कब हुई थी आपकी? हेलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2025 का प्रीलिम्स हो गया है और पीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फेस्टिवल विश्वास दिवस आ गया है। इस विश्वास दिवस पर आपको पीडब्ल्यू एमपी एग्जाम वाले की तरफ से मिल रहा है हर बार से ज्यादा डिस्काउंट, वो भी 75% का डिस्काउंट एमपीपीएससी और एमपीएसआई की सारे बैचेस पर। इन बैचेस का आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, एफएलटी, पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। बैचेस आप साइड में देख सकते हैं, मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहला बैच इनका दिया गया है सक्षम एमपीपीएससी फाउंडेशन 2026 बैच, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ेगा मात्र 3,999। सेकंड बैच दिया गया है एमपीपीएससी मुख्य मेंस बैच 2025, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 1,999। अगला बैच दिया गया है गर्व एमपीएसआई फाउंडेशन बैच बाइलिंगुअल, जिसका डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 999 रुपए में। इस प्राइस के ऊपर आपको और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड APW500 आप यूज करिए, जिससे आपको और एक्स्ट्रा सारे बैचेस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रहे ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए है, तो जितना जल्दी हो सके इस महा ऑफर का आप फायदा उठाएं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। जी बिल्कुल। तो 12th के बाद आमतौर स्टूडेंट जो है वो जेडब्ल्यू की एग्जाम देती है, वैसे मैंने भी दिया था और उसमें मेरा चयन भी हुआ और एक राज्य के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज यूआईटी आरजीपीवी, जो आरजीपीवी के कैंपस में ही एक ऑटोनोमस कॉलेज है, वहां से मेरा ग्रेजुएशन हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में।
वहां पे जब हम कॉलेज जाते थे तो बहुत सारे हमारे पास क्षेत्र थे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर रहा था उस समय पे। तो मुझे लगा कि सिविल सेवा एक काफी बेहतर मंच है, जो न केवल वित्तीय स्थिरता के साथ साथ हमें जो समाज में हम कुछ करना चाहते हैं उसके लिए एक मंच भी प्रदान करता है। ऐसा ही हमारे एचओडी ने भी सजेस्ट किया कि आपको सिविल सेवा में जाना चाहिए। तब से मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया और मुझे लगा कि मध्य प्रदेश में हम रहते हैं तो मध्य प्रदेश की सेवा में जाना ही सबसे बेहतर रहेगा। तो वहां से मैंने एमपीपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। वर्ष 2019 में ही जब मैं फाइनल ईयर में था तब से मैंने प्रारंभ की तैयारी। उसी साल 2019 के अंतिम तौर पर नवंबर में नोटिफिकेशन आया था 2019 का ही। अगला जनवरी में उसका प्रीलिम्स हुआ था। यहाँ से मेरी अब एग्जाम की तैयारी, एग्जाम की जो जर्नी है वह यहाँ से स्टार्ट होती है। इस बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। आप सभी को पता है कि उसी समय जो विश्व है, संपूर्ण जो विश्व है, कोरोना की चपेट में आ गया था। बिल्कुल। तो हमारा प्रीलिम्स बस हुआ था, उसके बाद मेंस होना था। मेंस की डेट लगातार आगे बढ़ रही थी। किसी को पता नहीं था कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। सब अपने अपने घरों में कैद थे। वहां पर तैयारी करना एक चैलेंजिंग था। उस समय नोट्स अवेलेबल नहीं थे, तो इंटरनेट के माध्यम से यहाँ से वहां से एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए ग्रुप्स में हमने पढ़ाई स्टार्ट की थी। उसके बाद मार्च में आता है तो मेंस हुआ। फिर उसके बाद लगातार एग्जाम्स होती रही, 2020, 21, 22 सब आगे पीछे चलता रहा। कभी किसी का प्रीलिम्स, तो उसके बाद जस्ट इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स या फिर मेंस। तो वो लगातार जर्नी 4 साल तक ऐसे चलती रही। शुरू के 3 सालों में तो रिजल्ट नहीं आए, जैसा आपको पता ही होगा। पर जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुए तो पहला रिजल्ट आया 2020 का, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दोबारा रिजल्ट आया 2019 का, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। 2021 का रिजल्ट आया, उसमें पीडीएफ में नाम नहीं। तो यहाँ पे हर एक छोटे छोटे झटके आप कह सकते हैं वो लगना स्टार्ट हुए। फिर एक समय ऐसा भी आया कि लग रहा था कि शायद मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। बीच में पटवारी की एग्जाम दी, उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो लगा कि यार पता नहीं मैं इस लायक भी नहीं हूं कि पटवारी बन पाऊं। फिर भी खुद को मोटिवेट करता रहा। एक जो लाइन है बीच में, मैं कहना चाहूंगा कि एमपीपीएससी की वेबसाइट हम सभी देखते हैं, उसमें ऊपर एक लाइन लिखी रहती है राइट साइड कॉर्नर पे, असफलता एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। कुछ देर रुक दिए फिर चल दिए, लेकिन सफलता मिलती जरूर है। बिल्कुल। तो मैं ऐसी लाइनें पढ़ता था, वहां से भी मोटिवेशन मिला कि लगातार हमें काम करना चाहिए। कुछ शिक्षक मिले, हमारे आसपास में मित्र मिले, उन्होंने लगातार मुझ पर विश्वास जताया। फिर मैं आगे बढ़ता रहा और ऐसे ही 2022 का मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और फाइनली आज रिजल्ट हम सभी के सामने है। किसी को शुरुआत करनी है जी बिल्कुल। तो एक होलिस्टिक प्रिपरेशन बोल सकते हैं, हम एक होलिस्टिक तैयारी बोल सकते हैं कि प्री मेंस इंटरव्यू कम टाइम में या कितने टाइम लग सकता है, इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए तीनों को मेंटेन करते हुए? जी बिल्कुल। तो जैसे आपको कोई अटेम्प्ट देना है, तो मुझे लगता है उसके 1.5 से 2 साल पहले आपको तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है आपको बेसिक्स जानने चाहिए कि क्या एग्जाम का सिलेबस है, पैटर्न है, क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है। ये एग्जाम के बेसिक्स है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट को बोलते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। अभी साथ में सोशियोलॉजी और उद्यमिता वगैरह भी मीन्स में इंक्लूड है। तो वो हमें बस सिलेबस में ये देखना चाहिए कि ये चीजें हमें पढ़ने वाली है। इसके बाद हम अपनी जर्नी डिजाइन करेंगे, अगले 1-1.5 साल हम क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में मेंस हमें फिर रेडी करना चाहिए। प्रीलिम्स के जस्ट पहले आपका मेंस पूरा रेडी हो। और जब आप इसी जर्नी में आगे बढ़े, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट यूनिट सिलेबस कंप्लीट करते जाए, फिर एक ऐसा समय आएगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे लगता है कि जैसे आप अभी पता है कि फरवरी में एग्जाम होती है, तो नवंबर के आसपास आपको प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाना चाहिए पूरी तरीके से। प्रीलिम्स में, और एक बार प्रीलिम्स की एक ना 4-5 महीने की अच्छी तैयारी कर लें। उसमें आप पूर्वावलोकन जो आती है घटना चक्र की, वो लगा लें। अपने एमपीपीएससी के पीवाईक्यू देख लें, साथ साथ उत्तर प्रदेश में क्या पूछा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे स्टेट्स में क्या पूछा जा रहा है। एक बार ये प्रीलिम्स की तैयारी होती है। मैंने एक बार की थी, उसके बाद मुझे तो बहुत ज्यादा समय नहीं मिला। हर बार 20 दिन, 15 दिन, एक हफ्ते, 8 दिन भी मैंने तैयारी करके दी है और हर बार प्रीलिम्स निकला है। उसका रीजन है कि मेरा फाउंडेशन जो बेसिक्स था वो 4-5 महीने देकर मैंने वो जो तैयारी की थी, उसके कारण वो हर बार आपके जो 70-80 बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं, बेसिक वाले आते हैं, वो सारे बन जाते हैं। करंट के लिए स्पीडी देख लिया उतने ही दिन में, 20-25 दिन में, 18 दिन में। और जो छोटे छोटे टॉपिक है जो केवल प्रीलिम्स में है वो देख लिया। इसके कारण मेरा प्रीलिम्स हर बार निकल जाता है। तो मेरा सभी से सजेशन यही है कि अपना फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, आप ये देखें कि सिलेबस में क्या है और उसमें पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, दूसरी जगह क्या पूछा गया है। अगर ये सारा एनालिसिस करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड में जो तैयारी आपकी चल रही है, वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होगी। और फिर मुझे लगता है कि आपका कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, मेंस नहीं रुकेगा। जब मेरे साथ हुआ है, कभी मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका है, मेंस नहीं रुका है। इंटरव्यू से बाहर में होता रहा, पर फाइनली चौथे इंटरव्यू में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है।
और सिलेक्शन हुआ तो वो भी रैंक के साथ हुआ। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जी बिल्कुल। हमें भी लगता है जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर किसी ने यूपीएससी की तैयारी की है तो उसके लिए एमपीपीएससी आसान हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसा कहने की बात है। मुझे लगता है कि दोनों एग्जाम की थोड़ी थोड़ी जो सिलेबस तो वैसे हम्म मैच करता है, हम्म अप्रोच बदलती है, हम्म कंटेंट थोड़ा बदलता है। आप यूपीएससी की तैयारी में अपने आप को काफी बार इंडल्ज करते हैं, झोंकते हैं, तो वो आपको एक हम्म मेहनत जो होती है ना, कितनी मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत करनी है, कब मेहनत करनी है, वो आप सीख जाते हैं। वो चीजें आपको काम आती हैं यहाँ पर तैयारी करने में। आप मेहनत से भागते नहीं हैं, आप सीरियस रहते हैं अपनी तैयारी को लेकर, अपने अप्रोच को लेकर, अपने अटेम्प्ट को लेकर। तो उस वजह से ऐसा कहा जाता है, पर ये जनरल परसेप्शन है। मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, इंदौर में तैयारी कर रहे हैं, इंदौर छोड़िए, मुझे लगता है कि जो लोग घर में तैयारी कर रहे हैं हम्म। वो भी बराबर ही उतने ही योग्य हैं। और वो अगर अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन दे तो उनका सिलेक्शन भी पहले अटेम्प्ट में होता है। मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिनका पहले अटेम्प्ट में चयन हुआ है, दूसरे अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर हम्म बन गए हैं। हम्म। तो वो सबकी स्टोरीज अलग अलग हैं, सबकी अप्रोच अलग अलग है, पर फाइनली अगर आपकी तैयारी में ईमानदारी है तो सिलेक्शन जरूर होता है, सफलता जरूर मिलती है। आपने लगातार 5 इंटरव्यू दिए, राइट? 4 इंटरव्यू दिए, सॉरी। चार पांचवा इंटरव्यू है। 5वां इंटरव्यू है। जी। ठीक है, लगातार 4 इंटरव्यू आप दे चुके हैं। जी बिल्कुल। फर्स्ट इंटरव्यू से लगा के पहले में क्या मतलब आपकी अप्रोच रही थी, किस टाइप से आपका इंटरव्यू हुआ था? देन लास्ट जो चौथा इंटरव्यू जिसमें आपका जाके सिलेक्शन हुआ, इसमें जी। क्या ऐसा किया आपने तो फाइनली आपका पीडीएफ में नाम आ गया? जो बहुत ज्यादा विशेष अंतर तो नहीं है, हम्म इंटरव्यू हमेशा वैसे ही जा रहे थे। हम्म पहले इंटरव्यू मुझे लगता है कि छोटी छोटी जो गलतियां हैं हम्म वो मैंने की थी। हम्म। जब मैंने अपने जैसे? मेंटर से हम्म जब जब ने अपने मेंटर से बात की तो बोले कि हम्म ये बहुत छोटी माइन्यूट मिस्टेक है, हम्म अगर आप उसे इरेडिकेट करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे आंसर, आप क्योंकि अच्छे आंसर पहले से दे रहे हैं, हम्म बस छोटी छोटी अपनी कमियों पर आप काम कर लें हम्म तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा। हम्म। तो ऐसा ही हुआ है। मुझे बहुत बार बीच में सजेशन मिलते थे कि आप स्माइल नहीं करते हैं कई बार। अच्छा। तो एक अभी मैंने दृष्टि में इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे मैडम ने कहा था कि आपका जो मूल स्वभाव है वो वैसा ही रहता है, आप उसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं ला सकते। तो मैंने वो वहाँ पे वो सजेशन माना था, ज्यादा अपने को आर्टिफिशियलिटी नहीं लानी, और कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हमेशा अप रहा है। तो मुझे लगता है कि वो चीजें काम आई हैं। अच्छा, जैसे हम हैं, जी। जैसे मॉक इंटरव्यू में बोला जाता है, जैसे सजेशन आपने बोला वो जैसा बताते हैं वैसा हमारे अंदर चेंज करना जरूरी है क्या, मतलब इंटरव्यू बोर्ड में? देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशन इंटरव्यू बोर्ड की होती है कि आप वेल बिहेव तरीके से बात करें, जो आपकी बात करने का तरीका है वो इतना तरीका सुलझा हुआ होना चाहिए कि जो आप कन्वे मैसेज जो कन्वे करना चाहते हो वो हम्म सीधे उन तक पहुंचे। हम्म दूसरी चीज, एक बार यहाँ पे मीन्स में दे रहा था तो आयोग से कुछ सदस्य आए थे। मैंने उनसे भी पूछा था कि इंटरव्यू में कैसा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि देखो, हमारे मैटर नहीं करता कि आप कपड़े क्या पहन के आ रहे हैं, हम्म मैटर करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली आप अपनी बातें रख पा रहे हैं, कितने स्पष्ट तरीके अपनी बात रख पा रहे हैं, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास की चीजों से आप कितना अवेयर हैं। हम्म। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना चाहिए, आप जो अपने डेफ में लिख रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी तरीके से अवेयर होना चाहिए। बाकी कितना बनता है, कितना सॉरी बोल दिया, क्या कपड़े पहन के गए हैं, टाई पहना है नहीं पहना है, ब्लेजर पहना है, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। ये उनके कथन थे और मैंने उसको बखूबी फॉलो किया था। एमपीपीएससी लगातार सिलेबस में बदलाव करता जा रहा है, जी। इसका कितना फायदा है और कितना नुकसान है? देखिए, जब से मैंने तैयारी स्टार्ट की 5 साल के अंदर 3 सिलेबस चेंज हो गए हैं। हम्म तो मुझे लगता है कि इसको हम एज अ पॉजिटिव लें तो ज्यादा अच्छी बात है, हम्म क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है नहीं कि सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग चेंज होगा या फिर हम जब चाहेंगे तब चेंज होगा। हम्म वो आयोग का निर्णय है। मुझे लगता है वो काफी वेल वर्स्ड लोग हैं, वेल रिसर्च करके वो हम्म सिलेबस डिजाइन करते हैं। और इस बार का अगर आप सिलेबस देखें तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अभी हमें सोशोलॉजी पढ़ना है, उद्यमिता पढ़नी है, तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि अब ये नई चीजें मुझे जानने को मिलेंगी। एक जो मोनोटोनस आ जाने आने लगता है कि बार बार हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, वही चीजें पढ़ रहे हैं, वो नहीं आया। तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी थी, ये काफी पॉजिटिव है। साथ में नई चीजें जानने से हमेशा उत्साह भी बढ़ता है, और उसके जब आंसर राइटिंग करते हैं तो वो फिर से ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार दे रहे हैं, तो जो पहली बार वाली एनर्जी होती है वो फिर से रीगेन हो जाती है। मुझे लगता है कि ये तो मेरे लिए काफी पॉजिटिव रहा है। अब तो आयोग ने आपके प्री में जो मार्क्स बताए जाते थे उनको भी बताने से मना कर दिया है। जी, ये आयोग का निर्णय है, तो मुझे लगता है कि वो इस बारे में काफी रिसर्च करके उन्होंने जो भी निर्णय लिया होगा वो सभी उम्मीदवारों के हितों को ध्यान में देख कर लिया होगा। अच्छा, आपने जितने भी मेंस दिए कहीं ना कहीं तो मन में हुआ होगा ना कि हमारी कॉपी तो दिखाए, मतलब हमें पता तो चले कहाँ गलतियां हो रही हैं। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया बट जिनका नहीं हुआ है अभी तक उनके मन में ये चीज बनी हुई है कि कम से कम पता चल जाए कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमेशा से ही जब से पहला रिजल्ट आया तब से ही लग रहा है कि कॉपी दिखा लें या फिर हमारे नंबर, एटलीस्ट नंबर पता चल जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा सिलेक्शन
कहाँ रुक रहा है, या मेंस में कम है या इंटरव्यू में। तो इसको लेकर कई बार हमने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आयोग से मांगे भी रखी हैं। उन पर वो लगातार काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द ही ये जो समस्या है वो समाप्त की जाएगी। मुझे लगता है मैं इससे और आशान्वित हूँ कि जल्दी हमें ये सब चीजें एक बार फिर से स्ट्रीमलाइन में देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही ज्यादा आशान्वित हूँ कि कॉपी भी हमें देखने मिलेगी और इंटरव्यू के मार्क्स भी देखने मिलेंगे। इससे फायदा ये होगा कि अब आप समझ पाएंगे, खुद को भी समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि आप किस जगह पे कमजोर हैं, किस सब्जेक्ट में कमजोर हैं। तो फिर आगे की आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी रहेगी। लगातार मेंस दिए आपने, तो पहले मेंस में प्रेजेंटेशन रहता था आपका, जिस टाइप से आप आंसर डिलीवर करते थे, बाकी अभी जो सिलेक्शन हुआ है या फिर जो लास्ट ईयर मेंस दिया आपने, जी उनमें कोई सुधार हुआ? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। पहले ऐसा लग रहा था कि समय काफी कम पड़ता है, जल्दबाजी में बहुत लिखना पड़ता है। तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ी है, स्पीड बढ़ी तो हैंड राइटिंग बढ़ी है। और मध्य प्रदेश पीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी में हैंड राइटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि आप नहीं जा रहे हैं, आपका नॉलेज नहीं जा रहा है, आपकी कॉपी जा रही है। बिल्कुल। और कॉपी में सीधे आपकी हैंड राइटिंग ही दिखने वाली है, आपका प्रेजेंटेशन दिखने वाला है। तो लगातार वो मीन्स के कारण हैंड राइटिंग भी सुधरी है, कॉपी में जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी सुधरा है, कंटेंट में जो क्वालिटी जाती है वो भी धीरे धीरे सुधरता गया है। जो मैंने कहा था ना कि एसडीजी 4.7 जो लिखा है वो 3 मेंस के बाद आया कि 4.7 में ये है और इसमें ये लिख सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत मतलब जो है जर्नी ऐसे बढ़ी कि वो एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ी है, धीरे धीरे रैपिडली मतलब धीरे धीरे ही बढ़ा है। आपका सिलेक्शन इतने टाइम बाद हुआ, लगातार आपने मेंस दिए, इंटरव्यू दिए, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, कहाँ गलतियां हो रही थी? देखिए, बहुत सारी जगहें पे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं। पीएससी आपको सपने दिखाती है, आपको लगता है कि पहले मैं तो आया हूँ, मैं बहुत बड़ा तीसमार खा रहा हूँ, मैं तो अपनी जगह का टॉपर था, स्कूल का टॉपर था, कॉलेज का टॉपर था, यहाँ आऊंगा पट से सिलेक्शन हो जाएगा। पर आपके जैसे ही हजारों लोग हैं और सीटें तो बहुत कम है, लिमिटेड है, तो सबका सिलेक्शन तो हो नहीं सकता है। तो वहां पे अब बात आती है जो छोटी छोटी चीजें हैं, मीन्स में आप क्या गलतियां कर रहे हैं, छोटी छोटी मतलब जो चीजें हैं, इंटरव्यू में आप कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स में कंक्लूजन आपने अच्छा लिखा या नहीं लिखा, क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए। ये सारी चीजें मायने रखती हैं। शुरू में जो स्टार्टिंग में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मुझे लगता है मेंस में थोड़े बहुत कम नंबर रहे होंगे, जिस कारण से मैं लिस्ट से बाहर हो रहा था। और वो नंबर कितने कम थे ये तो मुझे आज तक पता नहीं चल पाया, पर मुझे लगता है बहुत ही माइन्यूट जो है ना कि वो 4-5 नंबर ऐसा कुछ होता है, वहां से मैं बाहर रह गया हूँ। और अल्टीमेटली बात ये है कि ना आपका दिन होना चाहिए, संयोग बैठना चाहिए। मुझे लगता है कि आप में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ है, उनकी अप्रोच में, पढ़ाई में, बैकग्राउंड में, यहाँ तक कि उनके आंसर राइटिंग में भी कोई अंतर नहीं है। बस वो एक संयोग बस है कि संयोग बस आपका चयन हुआ है, संयोग बस वो लोग बाहर हैं। और मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप बहुत हिम्मत वाले हैं। आज नहीं हुआ है, जैसे रश्मि रथी की जो लाइनें हैं, आज नहीं होगा तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। रश्मि रश्मि के तो ये है कि सौभाग्य न सब दिन देख सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो आप प्रयासरत हैं, तो मुझे लगता है एक दिन वो आपका जरूर आएगा और आपका नाम भी पीडीएफ में जरूर मिलेगा। जैसा कि आप भोलाराम पे रहते हैं, जी भोलाराम को दो चीजों में देखा जा सकता है। यहाँ पे अगर बाहर निकलते हैं शाम को तो एक अलग ही माहौल रहता है, एक चकाचौंध टाइप से रहता है कि डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके साथ में हुआ? मुझे तो वो काफी रिफ्रेशिंग लगता है। अब आप बाहर निकल गए, दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा कर सकते हैं, चीजें डिस्कस कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल ऐसी बातें कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, तो वो काफी पॉजिटिव चीजें हैं। इसे नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर लोग भोलाराम पे इसलिए रह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3A है, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी है कि आपके यहाँ पे आसपास जो कोचिंग है, टेस्ट सीरीज है, वो अवेलेबल है, बहुत जल्दी से आप एक्सेस कर सकते हैं। अवेलेबल है, सारी रूम्स यहाँ पे अवेलेबल है, स्टूडेंट के लिए जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। अफोर्डेबल है, हालांकि इंदौर के बहुत जगह से यहाँ पे रेट महंगे हैं, पर अफोर्डेबल, स्टूडेंट के लिए काफी अफोर्डेबल है, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे बात करते हैं। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया में बोला जाए तो इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, जी आपने यूज किया? मैं लगातार किए है ना? जी। तो किस टाइप से यूज किया इनको, किस वे? क्योंकि कुछ लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से करते हैं, कुछ लोग अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से करते हैं। मैंने मतलब मैं प्रिपरेशन के दौरान दुनिया से कटा नहीं हूँ, हमेशा घूमते फिरते रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पर गया हूँ। पढ़ाई पूरे टाइम में सीरियस रहा हूँ पढ़ाई के लिए। पर सीरियस का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ दें, अपने दोस्त छोड़ दें, सब कुछ त्याग दें, एकदम कमरे में बंद हो जाए। वो देखिए वो कुछ दिन के लिए किया जा सकता है। अगर आपका मेंस है, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो उन 2 महीने में किया जा सकता है। पर ये जर्नी तो बहुत लंबी है ना, 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। आप सबसे कट नहीं सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा था कि अपने दोस्तों के साथ में घूमने जाऊं, तो टाइम टाइम पे हर 2 महीने में, 3 महीने में घूमने चले जाते थे। इंदौर के आसपास बहुत सारे नेचुरल प्लेसेस हैं,
और मेरी हॉबी भी नेचुरल प्लेसेस पर घूमना है, तो घूम रहे हैं। सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं किया, पर यूज तो लगातार कर रहा था। अब यूज में आप उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली? हम्म सोशल मीडिया दोनों तरीके से, वो ना दो धारी तलवार है। आप अगर उसमें देखेंगे, इंस्टाग्राम में बहुत सारे गवर्नमेंट के पेजेस हैं, हम्म MyGov.in भी है, हम्म मध्य प्रदेश के जनसंपर्क है, मध्य प्रदेश के अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पेजेस हैं। हम्म वहाँ पे बहुत सारी वो क्विज भी डालते हैं, साथ में इंफॉर्मेशन भी डालते हैं, जो जो योजनाएं चल रही हैं उनके वो कटआउट्स डालते हैं। वो सारी चीजें आपको उस इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाती है। व्हाट्सएप में जो पेजेस हैं, हम्म जो नया सेक्शन व्हाट्सएप में जुड़ा है, वहाँ हम्म पे मध्य प्रदेश जनसंपर्क का वो चैट में आता है। हम्म वहां से भी अगर आप चीजें देखें तो वहां पे डेली अपडेट होती रहती हैं चीजें, वो उनका यूज कर सकते हैं। ट्विटर में आप सीएम को फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। अगर इनको फॉलो कर रहे हैं आप, तो अगर आप 1 घंटा अगर सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10-15 मिनट निकाल कर अगर ये चीजें देख लेंगे, तो आप वो आपके कॉन्शियस माइंड पे रहेंगी, सबकॉन्शियस माइंड में रहेंगी। अगर उन चीजों को आप अगर इंक्लूड करते हैं, तो वो मेंस में कंक्लूजन में अगर उन चीजों को इंक्लूड करें तो वो बेहतर आंसर होंगे। जैसे हम कभी यहाँ पे बाहर जाते हैं खाने के लिए, तो रोड के किनारे बोर्ड्स लगे हैं। हम्म अभी वर्तमान में जो बोर्ड लगा है, वहाँ पे पीएम विश्वकर्मा योजना का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ पे उन्हें बकायदा इंट्रो में डेट दी रखी है, साथ में 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं कि इस योजना के तहत कितने पैसे मिलेंगे, क्या क्या मिलेगा, वो चीजें दी रखी हैं। अगर आप उनको भी ध्यान से पढ़ते हैं तो वो भी आपकी तैयारी है, वो सब तैयारी में ही है। तो एक सर है, उनका कथन था कि मैं तो 24 घंटे तैयारी करता हूँ। हम्म मुझे लगता है कि उसे ही जीवन में ढालना चाहिए कि आप 24 घंटे तैयारी के मूड में रहेंगे। आप टाइम पास कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, उसमें भी वो तैयारी की चीजें इंक्लूड होते रहेंगी। बिल्कुल। आप वो सोचते रहेंगे कि इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आप उस 24 घंटे उस मूड में रहेंगे। किताब के सामने कितना वक्त बिताते हैं इससे मैटर नहीं करता है। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ एड ऑन करना चाहूँ, जैसा कि आपने हमारे पहले बात हुई थी, मतलब जब कल मिलना हुआ था आपसे, तो आपने बताया था कि या तो आप घूमने भी जा रहे हो तो उस चीज का फायदा उठाइए। आप अगर घूमने गए तो वहां पे आसपास क्या चल रहा है, क्या लगा हुआ है, किस टाइप की होर्डिंग लगी है, जैसा कि बताया, उन पे आप एक बार देखेंगे तो वहां से भी आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से आप जी कर सकते हो। आपको लगेगा नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो, जी बिल्कुल। है ना। मतलब दोनों काम चीज चलती रहेगी अपनी चीज, आपका घूमना भी हो रहा है, साथ साथ में आपकी तैयारी और चीजें मजबूत हो रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि कब कहाँ चीजें ध्यान आ जाए, कब कहाँ चीज उसका यूज हो जाए, चाहे एग्जाम में हो, चाहे इंटरव्यू में हो, कहीं पर भी हो। जी बिल्कुल। और जो चीजें आप पढ़ते हैं ना, ये सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और जब आप एग्जाम में रहते हैं, अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो वो चीजें बैक ऑफ द माइंड से वो वापस आपके सामने आती है, और आप वो सही क्लिक कर जाते हैं। उस टाइम पे वो चीजें आनी जरूरी है। उसके लिए उस टाइम पे आपको कॉन्फिडेंट रहना और चिल रहना है। बहुत ज्यादा एग्जाम का, जिस टाइम पे आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में प्रेजेंट रहें। बस एग्जाम का बहुत ज्यादा लोड ना लें कि मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। बहुत सारे मेरे फ्रेंड है, मैं विषय से इतर जा रहा हूँ, हम्म और ये मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। बहुत हम्म सारे मेरे फ्रेंड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि यार, हम तो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, हमारा क्यों नहीं निकलता है। हम्म मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब एग्जाम आप लोग दे रहे थे, हम्म उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था? मैं कहा, तुम्हारा क्या फैमिली चल रही थी या कुछ चल रहा था, या ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, ये आखिरी अटेम्प्ट है, ये हो गया, ये वो हो गया। तो उन्होंने कहा कुछ कुछ ऐसा चल रहा था। मुझे लगता है कि वो सब आप भूल के, जब आप 2 घंटे का प्रीलिम्स है, उस हम्म टाइम पे फुली आप प्रीलिम्स में वहां पे प्रेजेंट हो, हम्म आपका दिमाग पूरा वहीं पर अवेलेबल हो, राइट। आप जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सोचें। फिर वो जो चीजें आपने घूमते घूमते पढ़ी थी ना, वो हम्म भी याद आ जाती है, और वो आपको समझ में आता है कि ये वाला आंसर सही है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अच्छा, इस प्रिपरेशन के दौरान इतना जो ड्यूरेशन रहा है एमपीपीएससी का, खास तौर पर फैमिली का और जो सामाजिक प्रेशर है, मतलब आसपास का जो हमारा जो समाज है, इस जी टाइप से कुछ बिल्कुल। प्रेशर क्रिएट हुआ, कभी दबाव बना आपके ऊपर की टाइम हो गया है, कब जो है आपकी जॉब लगेगी, आगे का भी देखना है। जी, ये प्रेशर हम खुद से क्रिएट करते हैं। जो मेरे अनुभव रहेंगे वो मैं बताना चाहता हूँ। बाकी दूसरे लोगों से मैंने बात की है, पर हम्म मेरे अनुभव ये है कि वो हम सब खुद से ही क्रिएट करते हैं कि इतना टाइम हो गया। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, वो हमेशा मेरे बैकबोन बन के हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बोले कि देखो, तुम अगर सोच रहे हो तो तुम ये कर सकते हो, तुम्हें वो क्षमता है और हमें विश्वास है। तो उन्होंने मुझे पूरा समय दिया। और साथ में जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, जो मेरे रिश्तेदार, काफी लोग बोलते हैं कि हमारे रिश्तेदार खराब होते हैं, बहुत ही टॉन्ट मारते हैं। मेरे साथ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। सारे लोग सपोर्टिव थे। जिस एरिया में जहाँ पे पिताजी काम करते थे, वहाँ के ऑफिस के लोग भी मुझसे मिलते थे। वो भी मुझसे यही कहते थे कि बेटा कुछ नहीं है, अगर इस बार नहीं होता अगली बार हो जाएगा, तुम बार बार इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो या बार बार एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली वो दिन आएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर तो नहीं था, पर इंटरनल खुद को जरूर लगता है। एक समय हो जाता है, चार मतलब 25 साल आप क्रॉस करने लगते हो, तो फिर लगता है कि यार अब तो
आपके फ्रेंड हैं वो शादी कर रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, बंगले खरीद रहे हैं, तो फिर वहां से एक इंटरनल प्रेशर क्रिएट होता है। उससे बचने के लिए बेटर यही है कि आप जो कर रहे हैं और जो लोग आपके आसपास हैं उनसे मिलें घुलें, घूमें फिरें, इन सब चीजों से दूर रहें जो आपको प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। सोशल मीडिया का उस पक्ष में नहीं जाना है, क्योंकि सोशल मीडिया में ज्यादातर अपनी जो लाइफ है वो लोग दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं, और वो होता नहीं है एक्चुअली में। बिल्कुल। वो सिर्फ अपना एक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो बस उससे देख के आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा होता है सोशल मीडिया से आप कुछ दिन का ब्रेक ले सकते हैं। बाकी आप भी अपनी हैप्पी लाइफ जीते रहें, खेलते कूदते रहें, और अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन वो रिजल्ट जरूर आएगा। अच्छा, हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहता है वो मैटर करता है। सारी चीजें हो सकती है उसमें, चाहे फाइनेंशियली हो, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, या उस फैमिली में ऐसे कोई ऑफिसर बने हैं या फिर इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास ये सुविधाएं हैं कि कोई ऑफिसर है, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो जरूर पड़ता है कि आपके पास वो मेंटर जो है वो अवेलेबल हैं, हमेशा रेडी हैं। पर इस बात का बिल्कुल भी ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरी फैमिली में कोई ऑफिसर नहीं है, मैं अपने घर से क्या खानदान या फिर अगर जाति भी कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं अपनी जाति से भी पहला ही विद्यार्थी हूँ जो जिसको यहाँ पर सफलता मिली है। पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अब तैयारी कर रहे हैं, पर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं पीछे हो गया हूँ। मुझे लगता है कि अभी आपके पास जो जो चीजें जो आपको चीजें जो पढ़ाई में सहायता करती हैं वो आपके आसपास बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब तो वो दिक्कत ही पलट चुकी है ना कि इन्फॉर्मेशन पहले कम थी इसलिए मैं नहीं कर पाया, अब तो ये हो गया कि इन्फॉर्मेशन की एक्सेस हो गई है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। अब उसमें आपको चूज करना पड़ता है वाइजली। मैं बस इतना ही कहता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं बस इतना ही कहता हूँ कि अगर आप पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सिलेबस देख रहे हैं, आप पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है फिर बहुत ज्यादा आपको मेंटर की जरूरत भी नहीं है। चीजें आपको धीरे धीरे खुद ब खुद समझ में आ जाती हैं। कुछ कुछ छोटी चीजें हैं जो शाश्वत सत्य हैं, जो डूज हैं जो डोंट्स हैं, वो आप एक बार पता कर लीजिए, किसी मेंटर से मिल लीजिए, किसी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उनसे मिल लीजिए, तो वो बस छोटी सी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगी। और हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, फैमिली बैकग्राउंड लगभग हमारा फाइनेंशियली सब लगभग एक सेम लेवल के यहाँ से आते हैं, तो उसका बहुत ज्यादा आप खुद से अगर इम्पैक्ट लेना चाहते हैं तो होगा, अदरवाइज वो भी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अच्छा, इंदौर के बारे में अगर बात करें हम, रहने का वगैरह का, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जी बिल्कुल। जब से रह रहे हैं, मंथली कितना क्या खर्चा हो जाता है यहाँ का रहने वगैरह का, और कैसे चीजों को मैनेज करते हैं आप, चाहे फाइनेंशियली हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ में ये चीज ज्यादा कहीं ना कहीं पीछे करती है, या फिर क्योंकि फाइनेंशियली अगर स्ट्रोंग है कोई व्यक्ति तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी थोड़ी सी ज्यादा बेहतर होती है। मैं बस एक और चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि इंदौर का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप इंदौर आकर ही तैयारी करेंगे एमपीएससी की। आप जहां रह रहे हैं वहां से भी धूमधाम से तैयारी होती है। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिनने घर से ही तैयारी की कंप्लीट, सीधे इंटरव्यू देने ही सिर्फ इंदौर आए थे और उनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी रैंक के साथ हुआ है। तो इस बात का लोड नहीं लेना कि हम इंदौर नहीं पहुंच पा रहे इसलिए हमारी तैयारी में कुछ कमी रह गई। अगर वो तैयारी में कुछ कमी रही तो आप ग्रुप बना सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपस में साथ में मिलकर तैयारी करते हैं। रही दूसरी बात इंदौर में खर्चे की, तो देखिए ये जो रूम है नॉमिनल सा 7,500 का है, हम 2 लोग रह रहे हैं। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि हम किसी प्रकार के नशे नहीं करते हैं। एक्सटर्नली जो बाहर खर्चे होते हैं किसी और पे करना होता है वो नहीं है। तो वहां से भी चीजें बच जाती हैं, और दोस्त हमारे काफी अच्छे हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलते हैं। तो जितना हमारा रेंट का है, थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा आता है और किताबों का खर्चा है, तो 8 से 10 हजार रुपए में बहुत अच्छे तरीके से हम अपना यहाँ पे जीवन यापन कर सकते हैं। अच्छा, खाने पीने का क्या करते हैं आप, खाना बनाने वगैरह क्या किया अभी तक, कैसे मतलब? जैसे बहुत ज्यादा एग्जाम टाइम आता है तो उस टाइम पे हम हाउस हेल्प की मदद ले लेते हैं, तो वो आती हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती है और हम खा लेते हैं। बीच टाइम में हम खुद जब हमारा मन करता है तो हम खुद भी खाना बना लेते हैं, ना करे तो मेस में भी खा लेते हैं, पर मेस ज्वाइन नहीं किए, तो बस ये तीनों का कॉम्बिनेशन चलते रहता अब हम बात करते हैं तैयारी का। तैयारी में प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया, सबसे मेन फैक्टर कौन सा है इस तीनों में? देखो तीनों ही फेज इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह पे। खासकर बात रही प्रीलिम्स की, तो बिना प्रीलिम्स के आप मेंस नहीं दे सकते। मेंस की फिर बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी भी है, पर अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो वो सारी तैयारी रखी की रखी रह जाएगी। सबसे जो मेन स्टेज है जिसका नाम ही मेंस है, वो तैयारी है आपकी। उसमें सब कुछ डिपेंड करता है आप पे। आप उसमें जितनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं उतने ही अच्छे नंबर आपके मेंस में आएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रैंक आएगी। जो हमारे हाथ में है वो मेंस ही है। प्रीलिम्स आपके हाथ में इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर पर डिपेंड करता है। साक्षात्कार में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं,
तो मेंस की तैयारी ही मुझे लगता है कि सबसे अच्छी आपकी होनी चाहिए। हमेशा आपको बी मेंस रेडी होना चाहिए। हमेशा आप चल रहे हैं फिर रहे हैं तो भी आपको मेंस हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। जो आपने अप्रोच किया था पूरा एज इट इज बताइएगा मुझे, किस टाइप से आपने सोर्सेस अगर बताना चाहे पूरी पेपर वाइज ये सोर्स फॉलो किया था, और जैसा आपने फॉलो किया था नोट्स के बारे में भी हम बात करेंगे, कैसे क्या पूरा प्लानिंग क्या था, मतलब वट एवर जिस टाइप से आपने तैयार किया था मेंस को वो पूरा आप मुझे बताइए। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। कुछ बहुत सारे टॉपर्स ये कहते हैं कि आपको मेंस की तैयारी पहले करनी चाहिए। मुझे लगता है वो स्टेटमेंट थोड़ा अधूरा है अपने आप में। मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको फाउंडेशन स्ट्रांग करना चाहिए। आपको ये जानना चाहिए कि पहले पेपर में किस लेवल का पेपर है, क्या आने वाला है पेपर में, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, सिलेबस क्या है और हमें क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, पॉलिटी क्या है, क्यों पढ़ना है। ये सारी जो बेसिक्स तैयारी, मुझे लगता है वो फाउंडेशन जो बेसिक्स है वो पहले 2-3 महीने आपको जानना चाहिए। एग्जाम के बारे में, एग्जाम के नेचर के बारे में, सिलेबस के बारे में, कंटेंट के बारे में, कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। जब आप प्रीलिम्स दे रहे हैं उससे पहले मेंस रेडी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूँ अपने आसपास की डे वन से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत गलतियां वो कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। बाकी अगर उनकी स्टडी वैसी है तो वेल मतलब वो अपने आप में काफी अच्छी हो सकती है। पर मेंस की तैयारी आपको प्रीलिम्स के पहले होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका प्रीलिम्स निकले फिर आप फुल फ्लेजेडली एकदम प्रैक्टिस करें क्वेश्चन आंसर की, सीधे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, सीधे मेंस में जाएं, वैसा ही आंसर छाप के और एकदम छपे हुए फिर नंबर मिलेंगे और आपका नाम भी पीडीएफ में छपा हुआ मिलेगा। अगर किसी को तैयारी करना हो इसकी एमपीपीएससी की, कब से शुरुआत करनी चाहिए? एक गोल्डन पीरियड कब होता है कि इस टाइम आपको एमपीपीएससी को अगर करना है, आपको अगर आपका गोल क्लियर है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो कब से शुरुआत कर देनी चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए इसमें मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 21 ईयर्स। हम्म। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो लगभग 1.5 से 2 साल आपको पहले स्टार्ट करनी चाहिए, कि आप पहला अटेम्प्ट जब भी देने वाले हैं उससे 2 साल पहले, तब तक आप प्री पढ़ लेंगे, मेंस पढ़ लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स बना चुके होंगे, आंसर राइटिंग कर चुके होंगे। और जब भी फिर फुल फ्लेजेडली अगर आप पहला अटेम्प्ट देते हैं प्री के बाद मेंस में, आजकल तो पहले तो बहुत समय मिला था, 8-8 महीने मिले थे, पर अब वापस से एमपीपीएससी अपने ट्रैक पर आ चुका है तो आपको 3 से 4 महीने ही मिलने वाले हैं। तो प्री के बाद आप पूरा मेंस तैयार कर लेंगे, इसकी संभावना थोड़ी कम है। तो बिल्कुल, तो 2 साल पहले मुझे लगता है, अगर उस समय पे मेरे ख्याल से आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर क्रॉस हो चुका होता है। और मेरा मानना भी है कि फर्स्ट ईयर में तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में जीवन देखना चाहिए, क्या है कैसा है, आपने व्हाट इज कब की थी लाइफ। वैसे? मैंने थर्ड ईयर में सोचा था कि मुझे तैयारी स्टार्ट करनी है, फाइनल ईयर से तैयारी स्टार्ट की थी। अच्छा, पहले पता था पीएससी के बारे में आपको? जी बिल्कुल। कब पता था? ये तो हमें स्कूल के दौरान ही पता था। जब हम 11th-12th में थे तो काफी अच्छा स्कूल रहा हमारा, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल बालाघाट। और मैंने अपनी सारी जो तैयारी है, मतलब जो सारी पढ़ाई है, वो सभी सारे सरकारी स्कूल से ही की है। पहली से लेके 10वीं तक अपने ही गांव के स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ा। उसके बाद 11वीं-12वीं एक्सीलेंस स्कूल बालाघाट से। तो वो स्कूल काफी एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, जहाँ पे बहुत सारी अवेयरनेस थी हमें। जेडबलई क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, एमपीपीएससी क्या होता है, ये स्कूल के दौरान ही ये अवेयरनेस आई थी। और फिर हम जब कॉलेज में पहुंचे तो वहां पे तो और भी ज्यादा अवेयरनेस थी। मेरा कॉलेज यूआईटी, वहां से हर साल लगभग 10-15 लोग एमपीपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। लगभग देखा जाता है कि आपके बालाघाट से जो है सिलेक्शन की हर बार लाइन होती है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो भी एक अच्छी अच्छी रैंक के साथ में, अच्छी अच्छी पोस्ट के साथ में। जी बिल्कुल। उसके पीछे एक बड़ा कारण है शिक्षा। आपको आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में चौथे रैंक पर बालाघाट आता है शिक्षा के मामले में। दूसरा, वहां पे अवेयरनेस काफी है। तीसरा, किसी तरीके का भेदभाव नहीं है। महिला और पुरुष में, बालक और बालिकाओं में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। शिक्षा को हम बहुत सर्वोपरि मानते हैं। और डॉक्टर भीमराव जी का एक कथन भी है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बालाघाट में ये संकल्पना बहुत ही चरितार्थ होती है। सभी लोग शिक्षा के पीछे जाना चाहते हैं। अपना व्यवसाय भी सभी लोग, मतलब कुछ लोग वहां पे अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं। और सबको अपनी जो लाइफ है वो चेंज करने के लिए एक माध्यम जो दिखाई देता है वो सिविल सर्विसेज है। तो सिविल सर्विसेज का काफी अच्छा माहौल है वहां पर। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो दूसरों को सहयोग करते हैं, इसीलिए आपको ये इतने रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। सोर्सेज के बारे में बताया मुझे, तो बता सकते हैं क्या? सिलेबस निकाल लेते हैं हम, जी अगर डिटेल बिल्कुल। में अगर बताना चाहे तो हो सकता है पॉसिबल है हाँ जी बिल्कुल। सिलेबस के हिसाब से, या फिर जो भी पेपर वाइज है आपको जैसा कंफर्टेबल है, मतलब जैसा बताने में ठीक लगे वैसा, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है जी तो बिल्कुल। कहीं सारे को ये चीजें क्लियर नहीं है कि कहाँ कहाँ से चीजें पढ़ना चाहिए, किस कोचिंग का फॉलो करना चाहिए,
क्या मल्टीपल रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए या फिर एक ही कोचिंग का हमें फॉलो करना चाहिए? जी बिल्कुल। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको बेसिक्स, आपके फाउंडेशन तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद जो होती है एग्जाम की तैयारी, तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड रहना चाहिए। बिल्कुल। एग्जाम में जो आता है हम उतना पढ़ें, बहुत ज्यादा नोट्स कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा नॉलेज एक्वायर करने की जरूरत नहीं है। हमारा एम है एग्जाम निकालना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारी पहली यूनिट है मध्य प्रदेश भारत का इतिहास, संकल्पना और विचार। तो उसमें अभी नया इसमें जुड़ा है भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद। तो इसमें आकार आई इसके एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है, काफी अच्छा है वो। ठीक है। हिस्ट्री के सारे नोट्स आकार या दृष्टि के काफी अच्छे हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में अभी परीक्षा धाम की किताब है, वो काफी अच्छी है। मैंने तो बहुत लेट उसको यूज किया, इससे पहले मेरे पास आकार आई इसका था नोट्स, छोटा सा था, मैं उसको ही यूज कर रहा हूँ ज्यादातर टाइम। तो उसमें मैंने अपडेट किए हैं बार बार, मतलब परीक्षा नाम आ चुकी थी, पर मैं अचानक जैसे ही परीक्षा नाम आई तो उसके पीछे नहीं दौड़ा था। मैंने अपने नोट्स लिए थे, परीक्षा नाम फ्रेंड से बोरो की थी, और उसको अपने ही नोट्स को अपडेट किया था। जब तक अपडेट हो पाया कर लिया, फिर जब नया एडिशन आया मुझे लगा कि अब नया एडिशन लेना ही चाहिए, तब मैंने खरीदा था। ठीक है, ये प्री के लिए बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल। ठीक है। फिर भारत का भूगोल है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए थे यूट्यूब वगैरह से देखकर। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो इसमें आकार और परीक्षाधाम के अच्छे नोट्स हैं। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, एक ही बार पढ़ी है, उसके नोट्स बना लिए हैं, तो मैं हर बार अपने ही नोट्स फॉलो करता हूँ। अच्छा, फिर वापिस से आपने लक्ष्मीकांत को नहीं पढ़ा, मतलब नोट्स जो बना लिए उसी को बीच पढ़ा? बीच में कभी कंफ्यूजन आता है तो मैं बस देख लेता हूँ, बाकी पढ़ता अपने ही नोट्स से हूँ। मोटी नहीं लगती वो? बड़ी है काफी। जी, इसीलिए मैंने उसको अपनी हैंडी बना लिया हूँ। अगर वो 400 पेज की अगर किताब है, 500 पेज की, तो मेरे लगभग 100-150 पेज में वो सारे नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश की पॉलिटी परीक्षा में काफी अच्छा दिया है। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था ना, अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो आर्थिक समीक्षा से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सुशासन एक टॉपिक लिखा है, तो वो सेम टॉपिक आपको आर्थिक समीक्षा में दिखाई देगा। तो इस बार भी अगर आपने प्रीलिम्स देखा होगा तो उसमें भी आर्थिक समीक्षा से 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट उसी मध्य प्रदेश की आर्थिक समीक्षा से आए थे। मेंस में लगभग 50-60 नंबर का आर्थिक समीक्षा से आता है। मुझे लगता है कि वो जरूर फॉलो करना चाहिए आपको। इंडियन इकोनॉमी वैसे बेसिक्स ही है, आप किसी भी रिसोर्स से पढ़ेंगे सेम ही रहेगा। ठीक है। फिर विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये 7वीं यूनिट है। अगर यूनिट वाइज देखें तो निर्माण आईएएस या परीक्षा धाम की एक अच्छी किताब है। करंट अफेयर के लिए मैं स्पीडी और तथ्यमान फॉलो करता हूँ हमेशा। साथ में आईसीटी पीवाईक्यू से हो जाता है। और अगर बात करें 9th यूनिट की, तो उसमें शुभम गुप्ता सर के काफी अच्छे नोट्स थे जो 2020 में आए थे, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। और साथ में आईसीटी में मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये सामान्य समझ के प्रश्न आते हैं इसमें। अगर आपकी समझ ज्यादा अच्छी है तो वो आप इजीली हैंडल कर लेंगे, उसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत नॉर्मल होता है। जो 10वीं यूनिट अभी रिसेंटली जुड़ी है वो मध्य प्रदेश की जनजातियों की है, तो उसमें निर्माण आईएएस के काफी अच्छे नोट्स आए हैं, वो मैंने लास्ट टाइम फॉलो किए थे। और साथ में आकार आईएएस के ऋषभ सर ने एक पीडीएफ बनाया था, एक शॉर्ट में पीडीएफ था और एक 400-500 पेज का पीडीएफ है। तो उसमें भी उन्होंने काफी कंपैरिजन करते हुए उन्होंने पढ़ाया, तो वो पीडीएफ मैंने देखा था। ये सारी चीजें तो मैंने फॉलो की थी, जरूरी नहीं कि ये ही आपको फॉलो करनी है। आपको जो अच्छे लगे, जो नोट्स आपको अच्छे लगे, वो सारे अच्छे ही नोट्स हैं। और एक और चीज है, मध्य प्रदेश पीएससी का अगर आप लगातार पेपर देख रहे होंगे तो जो आप नोट्स रेफर करते हैं वो सामान्य से ही नोट्स से लगभग 70-80 क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 70 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 80-20 का रेशियो रहता है कि जो हम पढ़ते हैं, जो नोट्स में अवेलेबल होता है इधर उधर के नोट्स में, लगभग वो 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग नोट्स के बाहर रहते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपको उस 20 क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी चाहिए, सही है। उन 80 क्वेश्चन की तैयारी करें। अगर उनमें आप श्योर हो जाएं कि इसमें हम एक भी गलती ना करें, अगर गलती के चांसेस अगर कम होंगे, तो उन 20 क्वेश्चन जो है उसको आप हैंडल करना भी सीख जाएंगे, उसमें क्या आंसर आ सकता है। तो उन 20 में से अगर आप 8 भी सही कर लेते हैं, 5 भी सही कर लेते हैं, तो आप इजीली कट ऑफ पार कर जाएंगे। ठीक है, प्री का बता दिया, अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस का बता दीजिए अब थोड़ा डिटेल में, जी बिल्कुल। क्योंकि अभी प्री हुआ है कुछ ही दिन पहले, अभी मेंस पे सब लोग लग गए होंगे। कैसे अप्रोच होने चाहिए ताकि एक बेहतर तरीके से एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेंस में? जी बिल्कुल। मीन्स जो एग्जाम है वो प्रैक्टिस का है, वो लिखने का है। प्रीलिम्स था आपको सही आंसर पहचानने का। अब यहाँ पे अप्रोच थोड़ी चेंज होगी कि आपको आंसर राइटिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स पे जैसे कि आपको सबको पता होगा कि 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर में अलग अलग पार्ट वाइज, 4 पेपर में पार्ट वाइज जो है सिलेबस डिवाइडेड है, उसमें भी यूनिट वाइज पेपर डिवाइडेड है। जैसे पहले पेपर में पहले पार्ट में है हिस्ट्री, दूसरे पार्ट में ज्योग्राफी। तो
इसके लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि जो सिलेबस में लिखा है, पॉइंट्स जो लिखे हैं, उसे हम तैयार करने पड़ेंगे। आंसर राइटिंग में 3 चीजें होती हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है, दिव्यकीर्ति सर का एक कथन है कि आंसर सबसे अच्छा वही होता है जिसमें जो पूछा गया है आप अगर वही लिखते हैं तो वो सबसे अच्छा आंसर कहलाएगा। सही है। तो मूल जो प्रश्न है अगर आप उस पर ही टिके रहते हैं, उसके ही बारे में लिखते हैं, तो वो सबसे अच्छे उत्तर होते हैं। अब जो बड़े क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में, एक 7 नंबर का और 11 नंबर का, 10 नंबर का, सॉरी। तो 7 और 10 नंबर में अब आपके पास स्कोप है इंट्रो और कंक्लूजन लिखने का। तो मैं कहूंगा कि जरूर आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना चाहिए। इससे पहले जो पेपर आते थे उसमें 5 नंबर में कुछ लाइनें दी होती थी, वहां पे ये स्कोप काफी कम था। पर मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं कम से कम इंट्रो तो जरूर लिखूं या कंक्लूजन तो जरूर लिख लूं, कहीं इंट्रो कहीं कंक्लूजन। अब मेरा हमेशा से जैसे 2024 का मैंने मीन्स दिया है, तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं इंट्रो भी बहुत शॉर्ट में 1 से 1.5 लाइन का इंट्रो और 1 से 1.5 लाइन का कंक्लूजन उसमें जरूर लिखूं। और फिर बाद में जो जो बीच में मेन बॉडी रहेगी, वो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही रहनी चाहिए। जो फैक्ट हैं उसमें एकदम फैक्चुअल होना चाहिए। जो पूछा गया है सीधे 1 2 3 4 5 या फिर पॉइंट वाइज या डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट अगर आप इनका यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इंट्रो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आए, इंफॉर्मेशन के साथ वो क्वेश्चन को कनेक्ट करे, कंक्लूजन में भी इंफॉर्मेशन के साथ करंट को कनेक्ट करे, तो ये आदर्श उत्तर कहलाता है। ये चीजें कब आएंगी, मतलब कैसे आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस से। आप कम से कम अगर 10-20 आंसर लिखते हैं उसके बाद ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होने लगेंगी। और एक स्टैंडर्ड तब आएगा कि अगर आपको रात को नींद से जगा दिया जाए और बोले कि इसका आंसर लिख दो, तब भी आप अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। अच्छा, जैसे कि चलता है मेंस में कि आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और आपने कब स्टार्ट किया था, क्या तरीका होना चाहिए उसका आंसर राइटिंग करने का? जी बिल्कुल। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट का कोई सा भी टॉपिक, तो उसमें आप ये देखें कि पहले इसमें मेंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो जब आप पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे फ्रेम करते चलें कि अगर ये पूछा गया तो इसमें इंट्रो ये लिख दूंगा, कंक्लूजन ये लिख दूंगा, मेन पॉइंट में ये आ जाएंगे। तो पढ़ते समय ही अगर आप ड्रॉ करते चलेंगे, माइंड मैप करते चलेंगे कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद फिर जब भी आप टॉपिक कोई खत्म करते हैं तो उसके पीछे अभ्यास प्रश्न दिए रहते हैं, आप उनको लिखने का ट्राई करें। क्योंकि आपने तैयारी उसी फ्रेम में की थी, फ्रेमिंग में ही रहकर आपने तैयारी की थी, तो आप आंसर भी काफी अच्छा लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये डेली प्रैक्टिस कर लीजिए। रोज आंसर अगर आप लिख सकते हैं तो रोज आंसर लिखिए, या फिर मेंस के प्री के बाद अगर टेस्ट सीरीज अगर आप लगा सकते हैं तो टेस्ट सीरीज लगा लीजिए। शुरुआत में कैसा क्या स्कोर आता था आपका, मतलब जब हो सकता है आपको ध्यान ही होगा वैसे तो कि कब स्टार्ट किया था, और शुरू में जो स्कोर आता था उसके बाद जब आप अच्छा स्कोर करने लगे थे उस टाइम क्या स्कोर आ गया था आपका? जी बिल्कुल। धीरे धीरे ये ग्रेजुअली हमारी चीजें बढ़ती हैं। स्टार्टिंग में स्कोर 50-60 के आसपास रहता था, वो धीरे धीरे बढ़कर 70-80-85 तक पहुंचा। टेस्ट में इतने नंबर आने लगे थे तो विश्वास भी था कि शायद हो सकता है अब। तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। तो लाइनें भी, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमन परफेक्ट, नॉट ओनली सही है। मैन। अब मेंस में हम सोर्सेस की बात कर लेते हैं, जी बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट है, खास करके उनके बारे में बताइए मुझे कि क्या क्या फॉलो किया था आपने। जी बिल्कुल। नोट सोर्सेस की अगर बात करें तो 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होती है रेफरेंस बुक, दूसरे होते हैं कोचिंग के नोट्स, और तीसरे होते हैं हमारे खुद के हैंड रिटन नोट्स। तो मैंने तीनों का कॉम्बिनेशन फॉलो किया है। कहीं पर रेफरेंस बुक यूज किए, कहीं पर खुद के नोट्स बनाए हैं, और कहीं पर कोचिंग के नोट्स भी यूज किए हैं। तो मैं मतलब मैंने तीनों चीजें फॉलो की हैं। तो अगर आप देखें कि जो टॉपिक छोटे छोटे हैं, मैंने उसमें खुद के नोट्स बना लिए ताकि वो कम से कम मेहनत पे ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सके। जैसे वो हेल्थ वाला टॉपिक है, या फिर मध्य प्रदेश की रियासतें टॉपिक है, एनर्जी से पहले हुआ करता था वो टॉपिक है, इन पे मैंने अपने नोट्स बनाए। साथ में जैसे पॉलिटी है, तो मैंने जैसे बताया था प्रीलिम्स के लिए जो नोट्स बनाए थे वो सेम मेंस में ही यूज करता हूँ। तो नोट्स का रिपीटेशन नहीं होता कि इस बार प्री में अलग पढ़ रहे हैं, मेंस में अलग पढ़ रहे हैं। जैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच से चला था, ताकि वो जो नोट्स हैं उनको अगर मैं बार बार रिवाइज करूँ तो वो ज्यादा अच्छे से मेरे आंसर्स में दिख पाए। साथ में कुछ डोंट्स हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। मुझे लगता है कि आपको नोट्स के पीछे भागना नहीं चाहिए बहुत ज्यादा कि मार्केट में अभी नया नोट्स आया तो वो ले लूं। तो 25 तरीके के नोट्स लेकर आप नोट्स कलेक्टर बन सकते हैं। पर सही है। अगर आपको सही में डिप्टी कलेक्टर बनना है तो नोट्स कलेक्टर ना बने। आप अगर चाहते हैं कि कोई नया नोट्स अगर आपको दिखता है तो मेरा सजेशन जस्ट ये है कि आप आपके अगर किसी फ्रेंड ने बोला है कि ये नोट्स बहुत अच्छे हैं तो आप उससे बोरो कर लीजिए 5 दिन के लिए। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास एक टाइम लाइन रहेगी, डेडलाइन रहेगी, 5 दिन में आपको नोट्स पढ़ने हैं इफेक्टिव तरीके से, साथ में अपने उस नोट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, तो ये बेटर वे है आपको तैयारी करने का। मान लीजिए 2 महीने बाद आपका मेंस है, आप मेंस दे रहे हैं ये वाला, इतने कम समय में क्या प्लान रहेगी, क्या अप्रोच रहेगी
ताकि बिल्कुल। कम समय में एक बेहतर तरीके से आप मेंस को तैयार कर सकें। जी बिल्कुल, मैं इसको अपने एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूंगा कि 2024 का जो मेंस था वो मैंने दिया था। उसमें सिलेबस नया था, नोट्स पूरे अवेलेबल नहीं थे कोचिंग ठीक में, है। साथ में ही तैयारी का समय भी काफी कम था। तो उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो 2020 से लेकर 24-23 तक जितने क्वेश्चन पेपर आए थे वो सारे अच्छे से एनालाइज किए गए। फिर दूसरा कि पीवाईक्यू देखना है, दूसरा सिलेबस अच्छे से तैयार करना है। जो सिलेबस में लिखा है उससे आप अगर उसके डायमेंशन खोलें, क्या क्यों कैसे किस लिए, ये डायमेंशन कारण और असफलता के प्रयास, सफलता के लिए हमारी क्या रणनीति है, प्रयास सरकार के प्रयास, विधिगत प्रयास, संस्थागत प्रयास, अगर ऐसे आप डायमेंशन बनाते हैं उस टॉपिक का, छोटा सा एक टॉपिक, जैसे अगर मैं एग्जांपल की तरह देख लूं कि पर्यावरण के क्षरण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा एक टॉपिक है मीन्स में, पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरण शिक्षा क्या है, ठीक है। किस तरीके से सरकार इस पर प्रयास कर रही है, उसके प्रभाव क्या हुए हैं, अगर कहीं पर कम है तो क्यों कम है, आप क्या सुझाव उसमें दे सकते हैं, और इसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, परिणाम क्या आ रहे हैं। अगर ये आप एक टॉपिक का डायमेंशन बना लेते हैं, ये सारे टॉपिक्स के डायमेंशन, और उसमें आप पॉइंट सोच लेते हैं, साथ में पर्यावरण शिक्षा के लिए आप एक इंट्रो खुद से तैयार कर लेते हैं। जैसे मैं इसमें याद कर पा रहा हूँ, मैंने इंट्रो में तैयार किया था कि हमारे जो एसडीजी है उसमें 4.7 जो गोल है वो पर्यावरण शिक्षा के लिए है, जो 4 है वो तो शिक्षा के लिए है, उसमें 4.7 एसडीजी में ही पर्यावरण शिक्षा के लिए है। तो ये काफी अच्छा है, आपका इंट्रो बन जाता है। कंक्लूजन में हम आईपीसीसी से की जो है रिपोर्ट है उसको मेंशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने टॉपिक उठाए थे और उससे जो जो डायमेंशन बन सकते हैं उसको सोचा है, लिखा है, प्रैक्टिस की है, फिर टेस्ट सीरीज में लिखा है, और फिर सीधे जाके फाइनल मींस में भी लिखा है। ओके। मेंस के पेपर के टाइम जब आपका एग्जाम होता है, लगातार बिल्कुल। 6 दिन आपको पेपर देना है, ठीक है। वो जो प्रेशर रहता है उसको हैंडल करना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वही मैटर करता है आपके 6 दिन कि आप किस टाइप से अपना 100% उसमें दे पा रहे हैं। उसकी क्या प्लानिंग रहती है, कैसी अप्रोच रखना चाहिए उस दिन, और जब पेपर देते हैं, आप सोलो करते हैं, तो क्या माइंडसेट होता है, क्या फ्रेम होती है कि आंसर को डिलीवर करना है। जी बिल्कुल, इसकी तैयारी जब आपको पता चल गया कि आपको मींस देना है, उसी दिन से तैयारी इसकी स्टार्ट होगी कि परीक्षा के एक दिन पहले मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ। लगभग आपको आखिरी के जो 10 दिन का रोड मैप है वो लगभग आपको मतलब क्लियर होना चाहिए क्या मैं करने वाला हूँ। ठीक है। और जिस दिन एग्जाम आती है, सबसे पहले तो इस सारी जर्नी में खुद को संभालना बहुत जरूरी है। आपके हेल्थ सबसे बड़ी चीज है, अगर आप हेल्थ वाइज अच्छा रहेंगे, अच्छे रहेंगे, तो फिर आप एग्जाम भी डेफिनेटली। बिल्कुल। और दूसरा है पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, मोटिवेट करना है, खुद को मोटिवेट रखना है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप डेफिनेटली अच्छा ही करने वाले हैं। बिना कॉन्फिडेंस के आप तो यकीन मानिए कि फिर ये संभव नहीं है। इस प्रकार से एक वो जैसे ना आग का दरिया डूब के जाना है, तो आपको बिल्कुल तैयार रहिए कि डूब के ही जाना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो बात रही अगर उन 6 दिनों की, तो उन 6 दिनों में हमारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है, आप एक दिन में सारी चीजें, सारी किताबें, सारे पन्ने अपने नोट्स के नहीं पलटा सकते। तो वो सारी चीजें आपको की पॉइंट में लिखी होनी चाहिए जो आप बार बार भूल जाते हैं, उन्हीं को शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। अगर आपके पास वो है, जैसे इससे पहले क्या हो रहा था कि फर्स्ट पेपर के शॉर्ट नोट्स मेरे पास कुछ कुछ थे, पर मैंने इंश्योर कर लिया था कि सेकंड पेपर के और थर्ड पेपर के कंप्लीट शॉर्ट नोट्स हों और जो मैं एक दिन पहले पलटा सकूं। फोर्थ पेपर में सिर्फ एथिक्स था, तो वो बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था पहले, तो उसके नोट्स शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं किए थे, पर इस बार मैंने कर लिए थे। जब से उद्यमिता ऐड हुआ है तो फोर्थ पेपर के भी शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं, वैसे ही फिफ्थ और सिक्स के हैं। तो अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मैंने सारा पढ़ लिया, सारा देख लिया। अगले दिन आप रेडी रहेंगे कि अब यहाँ से जो भी आता है मैं सीधे से हैंडल कर सकता हूँ और उसका अच्छा आंसर लिख सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए थे? जी बिल्कुल, सारे सब्जेक्ट के बनाए थे? जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट पेपर में कुछ कुछ के बने थे, पर मैंने इंश्योर किया था कि सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के, क्योंकि इनका सिलेबस बड़ा है और आपको कोई गैप नहीं मिलने वाला है। फोर्थ पेपर में सिलेबस पहले छोटा था पर अब बढ़ गया है, तो उसके भी शॉर्ट नोट्स बन चुके हैं। तो मैंने इंश्योर किया था कि जिनका सिलेबस बड़ा है और जिसमें समय नहीं मिलने वाला है उनके बन जाए। तो दूसरा पेपर, तीसरा पेपर और चौथे पेपर के बन चुके हैं। पांचवा छठवा वैसे ही छोटा है, तो उनके शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी। ओके। अब एस्पिरेंट के साथ में दिक्कत ये आ रही है, आपने तो बता दिया कि नोट्स बनाना चाहिए, हर एक टॉपर बताता है कि नोट्स आपको बनाना जरूरी है, बिना शॉर्ट नोट्स के आपका सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। और शॉर्ट नोट बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए फिर भी उनका चयन हुआ है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। जैसे मेरा था कि मैं कुछ कुछ चीजें भूल जाता था, तो मैंने शॉर्ट नोट्स में वही चीजें लिखी हैं।
जो चीजें मुझे आती हैं उनको ज्यादातर मैंने अपने नोट्स में जगह कम दी है। हम्म जो चीजें मुझे लग रहा है कि एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाली है और मुझे याद भी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि उसका बेहतर आंसर मैं लिख पाऊँ, उसके मैं आंसर्स भी रेडी करके पहले से रखता था, उनको पढ़ के जाता था। अगले दिन अगर सेम क्वेश्चन मिल गया तो मैं सेम ही लिख के आ जाता था, तो उसमें डेफिनेटली मार्किंग ज्यादा मिलती है। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेंथ समझनी पड़ेगी और खुद की वीकनेस समझनी पड़ेगी, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा मजबूत है। जो मजबूत है उसको कम ध्यान देकर, जो थोड़ा सा कमजोर है और जहां से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करें, शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करें, ताकि अगली बार वहां से क्वेश्चन आए तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी मार्किंग हो। पीवाईक्यू का बोलते हैं टॉपर कि पीवाईक्यू देखना चाहिए आपको। जी बिल्कुल। तो आपने सोलो किए थे पीवाईक्यू वगैरह, और कितने साल के किए थे लास्ट ईयर? जी बिल्कुल, मैं 2000 लगभग 14 से सारे पीवाईक्यू देखता आ रहा हूँ, और बल्कि बहुत सारे लिखे नहीं होंगे पर सॉल्व जरूर किए हैं, माइंड मैपिंग से या फिर माइंड फ्रेमिंग से मैंने जरूर सॉल्व किए। अगर इसका क्वेश्चन अगर लिखना है तो इसका आंसर ये होगा, इसमें इंट्रो ये आएगा, पॉइंट्स ये रहेंगे और कंक्लूजन ये रहेगा। तो लगभग मैंने 2014 से लेके 2019 में मैं पहला प्री मेंस दे रहा था, तभी मैंने 2014 से 18 तक कर लिए थे, और फिर मैं लगातार मेंस दे ही रहा हूँ। पर फिर भी अगर अगला एग्जाम मुझे देना है, अगला मेंस अगर मुझे देना है, तो मैं अभी क्या करूंगा कि 2019 से लेकर 2024 तक के सारे मेंस के पीवाई की देखूंगा, उनकी फ्रेमिंग करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि फिर से पूछे जा सकते हैं, ऐसा होता भी है, एमपीपीएससी की मेंस में पीवाई के फिर से रिपीट हो जाते हैं, तो मैं उनको लिख भी लूंगा। मेरा सिंपल सा कहना है कि आपको पीवाई की जरूर देखनी चाहिए, उनकी फ्रेमिंग करनी चाहिए, और आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप, मेरा तो कहना ही है कि जब भी आप पढ़ने बैठे, अपनी टेबल पे पहुंचे, तो आपको पीवाई के पता होने चाहिए कि इस टॉपिक से क्या पूछा गया है, और आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलें तो एक आप गाइडेड वे में चलेंगे, और पीवाई के साथ चलेंगे तो टू द एग्जाम की जो है, टू द पॉइंट एग्जाम के ओरिएंटेड ही चलेंगे। आप डीएसपी बने हैं, एग्जाम में ये रहता है कि लोगों के क्वेश्चन छूट जाते हैं। जी। आपके छूटे थे क्वेश्चन? 2022 में एक दो क्वेश्चन छूटे थे, इससे पहले अभी तक जितने मीन्स दिए उसमें कभी कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है। कुछ क्वेश्चन थे जो बन नहीं रहे थे, जो 3 मार्कर है, बहुत सारे नहीं बनते हैं, वो तो छोड़ने होते तो वो छोड़ दिए थे। बाकी लगभग पेपर सारे अटेम्प्ट हुए हैं। तो अगर किसी के छूटते हैं तो क्या सिलेक्शन से बाहर होने के चांसेस रहते हैं उससे? बिल्कुल नहीं, ऐसा माना जाता है कि कई बार ऐसा माना जाता है कि पेपर छूट गया मतलब आप बाहर हैं, पर कई बार ये होता है कि आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अगर उनमें मार्किंग ज्यादा हो गई तो वो कंपनसेट हो जाता है। अगर जैसे कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो ज्यादातर फिर वो चीजें हो जाएंगी कि वो किसी से नहीं बन रहा है। जो आप तैयारी कर रहे हैं लगभग सभी लोग वही तैयारी कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, लगभग लोगों को ये तय है कि वो किसी से नहीं बनने वाला है। तो आप क्या कीजिए कि उसका समय बचेगा, उस क्वेश्चन को छोड़िए, और जो आपसे बन रहे हैं उसमें और बेहतर अच्छा आंसर लिखने का प्रयास करें, तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। और ये बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पेपर छूटे हैं और उनका फाइनल लिस्ट में नाम आया है, परंतु हमारी जो कोशिश होनी चाहिए कि पेपर नहीं छूटना चाहिए। ये पीछे जो देख रहा था मैं, आपने जैसे कि पीछे हमारे बैकग्राउंड में लगा है स्टिकी नोट्स, ये किस चीज के लगाए हुए हैं और क्यों लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल, मैंने कहा स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि कुछ चीजें हम बार बार भूलते हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं, तो एक कुछ न्यूमेरिकल डेटा मेंस में डायरेक्ट आता है कि जैसे इसमें मैंने लिखा हूं कि पंचकर्म कौन कौन से हैं, ठीक है। षटकोश कौन कौन से हैं, षटकर्म कौन से हैं, ऐसे तीन नाम लिखिए, षटकर्म पंचकोश, ऐसी चीजें मेंस के 3 मार्कर में 2 मार्कर में बार बार पूछी जाती है, साथ में बड़े क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो वो अगर आप बार बार भूल रहे हैं तो यहाँ पे स्टिकी नोट्स में लगा दिया। फिर यहाँ पे सोशियोलॉजी का लिखा है कि प्राथमिक नातेदारी वाला एक टॉपिक है, उसमें प्राथमिक नातेदारी में कितने संबंध आते हैं, 8, द्वितीयक में 33, तृतीयक में 151, वो लिख के रखें। जो ज्यादातर फिर इसमें आर्थिक समीक्षा के डेटा लिखें कि प्राथमिक क्षेत्र में 17.7% योगदान है, उद्योग का 27.6% है, सेवा का 54.7% है। तो ये ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा है, जो फैक्चुअल चीजें हैं जो हम भूलते हैं उनको लिख के रखी हैं। जैसे यहाँ पे जो स्वास्थ्य वाला टॉपिक है, यहाँ पे इस बार जो इंक्लूड हुआ था स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो मलेरिया कब से स्टार्ट हुआ, 1953 से, टीबी 62 से, कैंसर 75 से, मानसिक स्वास्थ्य 82 से, जेई 2006 से, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर दीवार में लिख दी है। अच्छा, इनका कुछ काम आई मतलब एग्जाम में? जी बिल्कुल, यहाँ से काफी क्वेश्चन आए हैं, और इनका मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, इकोनॉमी में डेटा का बहुत ज्यादा यूज किया है, हर आंसर में यूज किया है। तो जो अगर ये आप डेटा लिखते हैं तो आंसर में आपकी प्रमाणिकता आती है, तो वो सीधे चीज, अगर डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन ना आए तो भी आप अगर अपने आंसर में लिखते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छे आंसर होते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर वगैरह के बारे में कुछ बताओ कि जी आपने पढ़ा है न्यूज़पेपर वगैरह, जी, और अगर पढ़ा है तो कैसे पढ़ना चाहिए? मेरा प्रयास रहता है कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ।
कभी कभी छूट जाता है, पर मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वो जो बैकलॉग बचा है उसे भी मैं कंप्लीट करूँ। तो मैं सिंपली दैनिक भास्कर आता है और नई दुनिया, दो न्यूज़पेपर मध्य प्रदेश में काफी प्रचलित हैं। तो मैं दैनिक भास्कर ही पढ़ता हूँ, उसका डिजिटल सब्सक्रिप्शन है। तो वो लैपटॉप में पढ़ता हूँ। उसमें एक नई दुनिया की कॉलम में भी वो आती हैं चीजें, संपादकीय वाला। उसका बहुत ज्यादा अच्छा यूज होता है आपके निबंध के पेपर में, आपके इंटरव्यू साक्षात्कार के उत्तरों में। वहां पे बहुत सारे, जैसे जल पर है ना, तो वहां पे संपादकीय में जल का सारा बहुत सारा डेटा आ जाएगी। जल संकट अब इतना है, 2050 तक ये होने वाला है, प्रयास ये चल रहे हैं। अगर उन चीजों को ध्यान से आप अंडरलाइन करते हुए पढ़ते चलें तो निबंध में आपको सीधे तौर पर काम आएंगे। साथ में मेंस में बहुत सारे जो जो टॉपिक हैं, लगभग वो अगर आप मेंस का सिलेबस देखें और न्यूज़पेपर देखें तो टॉपिक से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें आती हैं। वो चीजें आप अपने बैकअप माइंड में लेते चलें, और आप अगर आपके पास डायरी है तो उसमें नोट करते चलें। वो चीजें आप फिर बेहतर उत्तर लिखने में, बेहतर बोलने में, आपकी समझ को बढ़ाने में, आपके ओवरऑल जो व्यक्तित्व है ना, समग्र व्यक्तित्व, उसके विकास में वो चीजें काम आती हैं। और आप अपने आसपास की चीजों से अवेयर रहेंगे, उतना ही आपका अच्छा जीवन चलेगा। अब हम आते हैं लाइब्रेरी के बारे में। क्या टाइम रहता है हर चीज का? जैसे कि रहता है कि अब 10 बजने वाले हैं, अब खाने का टाइम हो गया है, 10:30 के बाद मुझे ये वाली यूनिट कंप्लीट करना है, इसके बाद दिन फिर कहीं बाहर जाना है, कहीं घूमने जाना है, सब फिक्स चीज रहती है। जी बिल्कुल। जी, मैंने लाइब्रेरी के 6 अटेम्प्ट दिए। लाइब्रेरी के हाँ, हाँ, और मैं किसी भी अटेम्प्ट में 5 दिन से ज्यादा लाइब्रेरी जा नहीं पाया। अच्छा, ये मेरी व्यक्तिगत जो है वो कारण थे। पर ऐसा कुछ नहीं है, लाइब्रेरी अच्छी होती है, लोग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बस उस भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हो सकते कि सभी लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं इसलिए मैं भी लाइब्रेरी जाऊंगा, या फिर वो टॉपर नहीं जाता था, वो नहीं जाता था तो मैं भी रूम पे रह के पढ़ूंगा। आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी बेहतर तैयारी, जो बेहतर पढ़ाई, वो कहाँ पर हो रही है। मेरे साथ दिक्कत ये थी कि मैं लाइब्रेरी जाता था और वहां पर मैं फोन चलाता था। अच्छा, तो मेरे मन में बस ये ख्याल आता था कि अगर लाइब्रेरी में फोन चलाने ही आया हूँ, मैं तो रूम पे अच्छे से कर लेता। सही है। तो फिर मुझे लगा कि रूम पे एक थोड़ा सा टेबल वेबल चेयर वेयर लगा के अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो बेटर है। मुझे ये फील हुआ था। हाँ, अब वो जो लोग व्यूवर्स हैं उनके लिए सलाह ये है कि आप, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको बेहतर तैयारी कहाँ पर होती है। जहां पर बेहतर होती है वहीं पर आपको ज्वाइन करना चाहिए। एकदम ऐसे टाइम टेबल के हिसाब से तो नहीं चला, मेरा जीवन ही अस्त व्यस्त चला है। अच्छा, तो अस्त व्यस्त मतलब किस टाइप से? जब मन कर रहा है तब उठ जा रहे हैं, जब मन कर रहा है तब सो जा रहे हैं। अच्छा, तो बहुत ज्यादा प्रयास किया था कुछ दिनों तक, हाँ, पर वो नहीं हो पाया। जैसे ना दिव्य कीर्ति सर का भी कथन है कि जो व्यक्ति होते हैं वो दो प्रवृत्ति के होते हैं। हम्म, एक मुर्गा प्रवृत्ति के होते हैं हम्म, और दूसरे उल्लू प्रवृत्ति के होते हैं। हम्म, तो ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको रात में पढ़ाई करनी है या सुबह उठकर पढ़ाई करनी है। तो मैं तो बदलते रहा हूँ हम्म, कि कभी मैं मुर्गा प्रवृत्ति में चेंज हो जाता था हम्म, और कभी कभी उल्लू प्रवृत्ति में। हम्म, तो वो स्टूडेंट की अपनी हैबिट है, जिसको जहां पर जिस टाइम पे सूटेबल लग रहा है उस टाइम पे पढ़ाई करनी चाहिए। दूसरा, फिक्स टाइम को लेकर मैं बहुत ज्यादा नहीं चला हूँ। बस ये था कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। आज पूरे दिन में ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक मुझे खत्म करना है। अब उसमें हो सकता है कि एक टॉपिक पढ़ने में आपको ज्यादा समय लग जाए, हम्म, तो उसके लिए मैं टाइम डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ ना कि इस टॉपिक को मैं सिर्फ 1 घंटे में पूरा खत्म कर दूंगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो फिर चीजें फिर छूट जाएंगी, वो फिर चीजें आप कंप्लीटली वो सब आप ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। तो मैं बस वो टॉपिक डिसाइड कर लेता था कि आज ये टॉपिक और ये टॉपिक पढ़ना है। और एक और सवाल रहता है काफी लोगों का कि एक सब्जेक्ट को एक ही टाइम पे पढ़ना चाहिए हम्म, या फिर एक टाइम में अलग 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 सब्जेक्ट अलग पढ़ें। सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। मैं सही है। तो मैं ये फॉलो करता था कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ाता था। कई लोग का होता है कि एक एक टाइम पे एक सब्जेक्ट जो उठाते हैं उसको खत्म करके फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाते हैं। तो ये भी आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। मुझे लगता था कि मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है कि मैं एक टाइम पे 2-3 सब्जेक्ट पढूं, ताकि इससे बोर हो जाऊं तो उसमें शिफ्ट हो जाऊं, उससे बोर हो जाऊं तो उसमें शिफ्ट हो जाऊं। और ऐसा डाइवर्सली आप चलते हैं तो माइंड काफी एक्टिवली काम भी करता है। तो ये चीजें मेरे लिए, मुझे अच्छी लगी और मेरे लिए काम भी आई। तो ये मैंने डिसाइड किया था। अक्सर बोला जाता है कि लड़कियां हमेशा रोती है ना? हाँ। होता ही है। हम्म। लड़के बहुत कम रोते हैं। इस जर्नी के दौरान ऐसा कोई मोमेंट हुआ आपके साथ में? जी बिल्कुल। अब आप सोच रहे हैं कि आपका नाम पीडीएफ में आएगा, हम्म, एक रात आती है, हम्म, आप अपना नाम ढूंढना चाहते हैं, हम्म, स्क्रॉल कर रहे हैं शुरू से लेके आखिरी तक। हम्म, उस टाइम पे आप, अगर आपको पीडीएफ में नाम नहीं दिखाई देता तो हम्म, वो एक दर्द, वो एक पीड़ा, हम्म, वहां पे आंसू तो बहुत छोटी चीज है। बिल्कुल। आंसू तो निकल ही जाएंगे। फिर वो उसके साथ फ्लैशबैक भी स्टार्ट हो जाते हैं कि ये किया, वो किया, वो किया। घर की अपेक्षाएं, माता पिता का, ऐसा लगता है कि यार अब तो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अपने अंदर से ही वो चीजें आती है कि यार अब तो होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो हम्म, बिल्कुल वो जर्नी ऐसी है कि आपको रुलाएगी, हंसाएगी,
कहीं पहुंचाएगी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप अच्छे आदमी बनकर एक अच्छी जगह पर पहुंच ही जाते हैं। तो ये जर्नी ही अपने आप में बहुत कुछ सिखा देने वाली होती है। और जो चैलेंजेस हम यहाँ फेस करते हैं उससे बड़े चैलेंजेस आपके लिए वेट कर रहे हैं आपकी जॉब में। मुझे लगता है कि इन चैलेंजेस को पॉजिटिव ही लेना चाहिए। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ आपके कहते हैं तैयारी का पार्ट है वो। उन चीजों को स्वीकार करके सीधे सीधे धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसी 5 चीजें, कोई ऐसे 5 फैक्टर की वजह से डीएसपी आपके नाम के आगे डीएसपी लग गया? तो देखिए, कंटिन्यूटी एक बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो पहाड़ थोड़ी ना गिर जाएगा, पर एक चोट जरूर लग जाएगी। अगर आप रोज पढ़ेंगे तो एक दिन, हाँ मतलब ये कहते हैं कि एक दिन पढ़ने से पहाड़ थोड़ी ना गिरा दोगे। सही है। पर मुझे लगता है कि वो पहाड़ गिराने के लिए रोज आपको चोट मारनी पड़ेगी। एक वो भी कोट है कि अगर आप मुझे पेड़ काटने के लिए 10 दिन का समय देते हैं तो मैं 9 दिन बस वो हथियार तैयार करता रहूंगा। वो धीरे धीरे वो लास्ट चोट में वो चीजें गिरती हैं और उसके पीछे जो लगातार चोटें पड़ी 99, 100वीं चोट में अगर वो पहाड़ गिरा है तो उसके पीछे वो 99 चोटों का भी काम है। तो निरंतरता यही आपको देती है कि आप लगातार अगर प्रयासरत हैं वो चीजें काम आती हैं। बार बार रिवीजन होगा, बार बार आपको फैक्ट याद आएंगे और वो चीजें आपके आंसर्स में दिखेंगी। दूसरी है कि एग्जाम ओरिएंटेड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सब कुछ पढ़ने लगते हैं, एक एक टॉपिक पर पीएचडी करने लगते हैं। मेरा कहना है कि आप सिलेबस देखें, पीवाईक्यू देखें, इससे आप एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे इसका फायदा यह होगा कि आपका समय पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप बेहतर आंसर्स लिख पाएंगे। तीसरी चीजें हैं कि नेगेटिविटी से दूर रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें ना। पॉजिटिव कैसे कि मुझसे हो जाएगा, अगर कोई भी कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ मेरे जैसे तो फिर कोई भी कर सकता है। तो आप एग्जाम्पल्स देखिए कि उनने किया है तो कोई भी कर सकता है। तो खुद पर पॉजिटिव रहिए, खुद पर विश्वास रखिए कि मेरे द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस वो संयोग, मैंने पहले भी कहा था कि वो संयोग रहता है कि आपका नाम आएगा नहीं आएगा, वो संयोग है। तो बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वादों पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए और प्रयास लगातार जारी रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर खुद पे पॉजिटिव रहते हैं और सारी चीजें फ्लो में अगर आप करते रहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। आगे का क्या प्लान है वैसे आपका? आगे का जो चाहिए था वैसे तो मिल गया, कि इससे भी कुछ आगे? इसके बाद मेरा एक और इंटरव्यू है 2023 का, तो मैं पूरी शिद्दत से वो इंटरव्यू देना चाहता हूँ। उसके बाद 24 का मीन्स ऑलरेडी दिया है, तो उसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो देखेंगे। इसके बाद तो प्रयास क्या है, अब उम्र बढ़ रही है और मुझे लगता है कि मुझे सेवा में जाना चाहिए। तो जो भी पद मुझे मिला है मैं काफी इस पे खुश हूँ, गर्व महसूस है। और जब ये सफलता तो एक छोटी सफलता है, मतलब छोटी या बड़ी छोड़ दो, ये एक व्यक्तिगत सफलता है, हमारी सम्मिलित सफलता है। अब जो मुझे काम करना है, जो सोसाइटी के लिए काम करना है, अगर उसके माध्यम से किसी के चेहरे पर खुशी आती है, उनके संतोष आता है कि भाई हमारा जो सरकार की तरफ से जो काम बचा था वो कंप्लीट हुआ है, अगर वो भाव आता है तो मुझे लगता है कि वो मेरी सफलता होगी। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब काम तो हर कोई करता है, लेकिन ये चीज अगर रहती है, जो ये इमोशंस रहते हैं कि किसी को हमारे काम से खुशी मिल रही है, मतलब आगे लेके जाती है हर किसी व्यक्ति को, है ना? डेफिनेटली हम सभी जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमारे जो सोच होती है यही कि सोसाइटी को सर्व करना है। तो सर्व करने के लिए जो हमारे मंच जो मिले हैं, जो हमें रोल्स, जो किरदार हमें मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, उनको हम डेफिनेटली बहुत बखूबी तरीके से निभाना चाहते हैं। और उस निभाने के क्रम में जो हम काम हमारे द्वारा होगा, ऐसा नहीं कि मैं जाके सब कुछ बदल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो नहीं। जो हमारे जो कर्तव्य हमें मिलेंगे अगर हम वो बखूबी से निभाते हैं तो डेफिनेटली जिन चेहरों में दुख का भाव था उसमें संतोष का भाव आ गया। तो इससे ही हमें लगता है कि वो ही जो है वो सच्ची सफलता है। उसी कारण आपको रात को चैन की नींद आ सकती है। अच्छा, जो टॉपर्स वगैरह रहते हैं, जी बिल्कुल, तो जैसे आपके ऊपर अगर बोलना चाहूँ मैं, तैयारी के फेज में रहते हैं, उस टाइम हम इंटरव्यू वगैरह देखते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं, और अगर देखते हैं तो क्या इनका फायदा होता है? जी डेफिनेटली। हमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ऐसा लगता है कि हम ये शायद अगर इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर हो सकता है, जो टॉपर सजेस्ट करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें अगर हम अपनी तैयारी के दौरान उसको इंक्लूड करते हैं तो वो काफी हेल्पफुल होती है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जब आप आयोग के सामने जाकर इंटरव्यू लेते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो सबको बहुत ही कौतूहल रहता है कि यार क्या पूछ रहे हैं, इस बार क्या पूछ रहे हैं, क्या नया पूछ रहे हैं, करंट से क्या पूछ रहे हैं। ये सब जानने की सब में जिज्ञासा होती है और डेफिनेटली जानना भी चाहिए ताकि हम अपनी तैयारी और मजबूत कर सकें। तो उस दौरान हम आयोग के सामने रोज तो नहीं जा सकते, बिल्कुल आप जाते हैं, आप हमारे लिए काम करते हैं, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपकी वीडियो से ये छोटे से इंसाइट्स हमें पता चलते हैं
और उस अकॉर्डिंग हम फिर अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल, वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला। क्योंकि जब व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है, उसके पहले व्यक्ति कुछ क्या रहता है, उसके बाद क्या ही हो जाता है। लेकिन आपका मानना पड़ेगा, आपका नेचर ऑनेस्ट बता रहा हूँ काफी अच्छा लगा मुझे। मतलब जब मिला तब भी और आज ये शूट हुआ तब भी। और थैंक्स। मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, वो अपने आप में एक सिविल सेवा ही है। जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद है। और धन्यवाद दूसरा इसके लिए कि आपने मुझे इनवाइट किया, अपनी बातें रखने का मौका दिया, आपको व्यूवर से जुड़ने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ। ओके, वंस अगेन आप सभी को थैंक यू सो मच कि लास्ट तक आप आए और हम दोनों को सुना। कोशिश करते हैं कि अलग अलग पॉडकास्ट में अलग अलग चीजें बताएं, एक से एक बेहतर जो टॉपर्स रहते हैं, चाहे डीसी हो गया, डीएसपी हो गया, व्हाटएवर जो भी पोस्ट है, चाहे नीचे से देख लो, ऊपर से देख लो। अभी तक हम दोनों बात कर रहे थे। आपके जो भी क्वेश्चन बाकी रहेगा, जो भी प्रश्न मन में चल रहे हो कि ये क्वेश्चन और होना चाहिए था, ये छूट गया है, तो आप नीचे कमेंट दिया गया है, वहां पे ड्रॉप करिए अपना क्वेश्चन, मैं कवर करूंगा अगला जो भी पॉडकास्ट होने वाला है उसमें। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफी लोग देख के चले जाते हैं। आपको लगता है कि बस ये एक घंटे का वीडियो है, एक घंटे का नहीं है। ये लगातार इनकी मेहनत है, लगातार 4 से 5 साल का संघर्ष है, जो आपको मात्र एक घंटे में दिखाया गया है। तो जो आप लगातार 4 साल तक नहीं देख सकते थे, वो आपको एक घंटे में दिखाया गया है। तो कहीं से कहीं इससे आपको अपनी तैयारी को और बेहतर करने में कहीं ना कहीं चीजें काम आएगी। उम्मीद है मुझे कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और अभी तक भाई लोग नहीं जुड़े हों तो जुड़िए यार, आप ही लोग हमारे लिए मोटिवेशन है। क्योंकि आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे, हम कोशिश करेंगे एक से एक बेहतर टॉपर्स को बुलाएंगे, टीचर को बुलाएंगे। तो थैंक यू सो मच।